सेक्सिज्म के केस में अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में खुद को एंटी सेक्सिस्ट कहना या एंटी सेक्सिस्ट पोजीशन रखना एक पॉलिटिकली करेक्ट पोजीशन है। तो इसके लिए लोग एक्ट करते हैं एंटी सेक्सिस्ट, लेकिन अगर रियलिटी में शायद उतने लोग एंटी सेक्सिस्ट ना हो, ज़्यादातर लोग सेक्सिस्ट होंगे, चाहे जितने प्रोग्रेसिव खुद को दिखा रहे हैं क्योंकि सोसाइटल प्रेशर है तो दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे वो जो आप जो एग्जांपल बोले ना और ज़्यादा लागू, क्योंकि वीगनिज्म के केस में तो दिखाना भी ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि आप आपके मतलब सोसाइटल नॉर्म अभी डिक्टेट नहीं कर रहा है कि आपको एनिमल एक्सप्लॉयटेशन बंद करना है। जब वो हो जाएगा तब इस टाइप के हिपोक्रेट लोग और आएंगे। लेकिन वो जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे लोग इस पर्टिकुलर केस में और ज़्यादा है, जहाँ पे लोग सेक्सिज्म के केस में और ज़्यादा है, जहाँ पे सामने सामने तो हाँ बोल रहे हैं कि हाँ ये मतलब वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, और वहीं पे घर पे क्या कहते हैं, काम जो है, जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, भले ही उनकी पार्टनर जॉब करती हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियरली अनइक्वल है, क्योंकि वहाँ पे वो प्रिविलेज आ जाता है कि ये तो ऐसे चलता आ रहा है तो हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग अपनी सुपीरियोरिटी को दिखाने के लिए हो जाते हैं वेजिटेरियन। वहाँ पे मतलब ध्रुव राठी की एक वीडियो थी ना, जहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ अंडे ऐसे भी होते हैं जिनसे बच्चे नहीं निकलते, तो उन्हें खाना जायज़ है। मतलब ये इतना खराब आर्ग्यूमेंट कोई मतलब सीधे दिमाग से कैसे सोच सकता है? क्योंकि उन अंडों को जो देती है वो भी तो एक मुर्गी है, वो तो जिंदा है। मतलब स्क्रिप्ट बोलते बोलते ये भी भूल जाते हैं कि हम लॉजिकल प्राणी है। तो वही है, तो ध्रुव राठी के अलावा आई थिंक कितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है जी ये बोल रहे हैं कि वेजिटेरियन। वही ना, सोच सीमित है। बस डिक्शनरी में मीनिंग देख लिया वेजिटेरियन का मतलब जिसमें लाइफ ना हो, तो बस हम बोले जा रहे हैं कि वेजिटेरियन है। तो जो भी दूध पी रहा है किसी भी फॉर्म में, चाहे चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे छाछ हो, जो भी हो, वो 100% कॉन्ट्रीब्यूटर है उस गाय और उस भैंस के साथ जो हो रहा है। और क्या हो रहा है वो भी एक बार समराइज कर देते हैं। हर साल इनको प्रेग्नेंट किया जा रहा है। प्रेगनेंसी का जो सबसे कॉमन मेथड जो आज के डेट में इवॉल्व होके आ रहा है, जिसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहा है, उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। आप जब हम ये बात कर रहे हैं तो आप क्लिप लगा दीजिएगा एक आध उसके गूगल से खोज के, और बाकी लोग जरा सर्च कर ले। मतलब आप अगला मील नहीं खा पाओगे, आप वो प्रोसेस देख लोगे क्या होता है उसमें। स्लेवरी के टाइम पे भी कुछ लोग तो रहे होंगे जिन्होंने बोला होगा कि नहीं हम तो इनके स्लेव ओनर हैं, हम तो इनको मारेंगे पीटेंगे, उन्होंने खुले में ऐसा ही बोला होगा। लेकिन कुछ लोग उस टाइम पे ऐसे रहे होंगे, नहीं हम तो अपने स्लेव्स को बड़े अच्छे से ट्रीट करते, हमारे बच्चे उनके बच्चे साथ में खेलते, लेकिन अपना जो स्लेव ओनर वाला जो स्टेटस है वो नहीं छोड़ना चाहते थे। जब तक वो नहीं होगा तब तक क्या कहते हैं, सामने वाले का मॉरल वैल्यू, मॉरल वर्थ नहीं रहेगा। एंड द सेम इज इन द केस ऑफ एनिमल्स। तो जब तक आप एनिमल्स को एक प्रोडक्ट की तरह देख रहे हो, तब तक उनका किसी न किसी प्रकार से शोषण होता ही रहेगा। पे एक बहुत प्यारा शब्द आया, मैंने बोला डॉग लवर, आपने भी बोला एनिमल लवर, शायद आपने बोला ना कि कुछ लोग वेजिटेरियन एनिमल लवर हो सकते। वीगनिज्म के लिए आपको एनिमल लवर होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ह्यूमन राइट्स इशू पे आपका स्टांस लेने के लिए आपको ह्यूमन लवर होने की जरूरत नहीं है। आपको फेमिनिस्ट होने के लिए विमेन लवर होने की जरूरत नहीं है। किसी का शोषण ना करना इज अ वेरी न्यूट्रल एंड अ डिसेंट थिंग टू डू, राइट? दर्शकों को नमस्ते। मतलब आज हमारे साथ जुड़े हैं वॉइस ऑफ वीगन्स के शिवम जी। मतलब चर्चाएं तो चलती रहेंगी, पर शिवम जी से पहले जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में वो कौन सा पड़ाव था या फिर कौन सी चीजें थी जो आपको इस पड़ाव पे लाए, मतलब इस जीवन के इस पड़ाव पे आए कि अब आप एनिमल राइट्स और वीगनिज्म को प्रमोट करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। मतलब ये पहले जानना चाहूंगा आपसे। तो ये 2019 में हुआ मेरे साथ। सो जस्ट very brief introduction about my background. I come from a hardcore non-vegetarian family. अभी मैं आप लोग को बता रहा था, व्यूअर्स को बताऊंगा कि आई एम अ बंगाली, कम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, एंड लखनऊ में बड़ा हुआ हूँ मैं। तो आप समझ रहे हो कितना लेगेसी ऑफ ईटिंग नॉन वेज एनिमल फ्लैश से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड लाइफ ऐसे ही चल रही थी। एंड देन 2019 में पता नहीं, एक्चुअली मेरे को थोड़ा फिटनेस का थोड़ा बहुत शौक है, मतलब वॉनबी फिटनेस टाइप का जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो
2019 में आई हर्ड अबाउट प्लांट बेस्ड डाइट, कुछ लोग कर रहे हैं, मैंने फेसबुक पे एक आध लोगों को एडवाइट किया, मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं कि क्या है, गट हेल्थ के लिए अच्छा है बुरा है, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई किया उसमें। एंड उसी दौरान मैंने कुछ वीगन्स को भी फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह उनके साथ कनेक्ट किया, एंड देन वो लोग मैसेज पोस्ट करते रहते थे, एंड वो मैं इंटरेक्ट नहीं करता था, लेकिन ऐसा होता है ना, आप देख लो तो कोई चीज़ सबकॉन्शियसली रजिस्टर कर जाता है दिमाग के ऊपर। वो लोग कोई इन्फ्लुएंसर लोग नहीं थे, नॉर्मल आदमी थे जो लोग क्या कहते हैं अपना पोस्ट वगैरह कर रहे थे, तो उनका देख के मेरे दिमाग में रजिस्टर होता था। एंड जब मैं लखनऊ में बड़ा हो रहा था, तो मैं वहाँ पे, जैसे इंडिया में ओपन स्लॉटर हाउस होता है, तो आप पोल्ट्री शॉप पे खुद जाके नॉनवेज लेते हो, एनिमल फ्लैश लेते हो, तो आपके सामने हेंस को निकाला जाता है। तो आई हैव बीन यूज टू दैट प्रोसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब पहली बार शायद मैं 8-10 साल का रहा हूँगा जब मैं गया हूँगा पोल्ट्री फार्म, तो मैं ऐसे ही, मतलब ये इट वॉज बिजनेस एज यूजुअल कि जाके चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो कि हेंस खरीद रहे हो, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये चीज़ था। तो मैं गया शॉप में ऐसे ही क्या कहते हैं खरीदने के लिए, एंड मेरे दिमाग में ना एकदम अजीब सा फीलिंग होने लगा, और मुझे अपने आप से मैं सवाल पूछने लगा कि अजीब फीलिंग हो क्यों रहा है, तो मैं इतने सालों से करता आ रहा हूँ, ये क्या मतलब एकदम से मेरे दिमाग में क्या ये आ गया कि मैं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। तो दैट इज़ व्हेन आई डिड सम रिसर्च, वेरी प्रिलिमिनरी लेवल का रिसर्च किया, समझ में आया कि नहीं यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साइड से। तो मैं वेजिटेरियन बन गया तब। एंड देन उसके कुछ टाइम बाद मुझे फिर डेयरी के बारे में पता चला कि डेयरी इंडस्ट्री में ऐसा वगैरह ये सब होता है। देन आई बिकेम अ वीगन, और फिर मुझे लगा कि ये तो बड़ी सही चीज़ है, क्योंकि मेरे अनुभव में ज़्यादातर लोग अच्छे लोग होते हैं, सबको बोलता फिरूंगा कि सब लोग वीगन बन जाएंगे, ऐसे करके कुछ टाइम में सब वीगन बन जाएंगे। फिर पता चला कि नहीं, ऐसा होता नहीं है, लोग मतलब दुनिया भर के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, दुनिया भर की रीजनिंग आती है। एंड फिर मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा घुसने लगा, घुसते घुसते मैं फ़िलासफ़ी में बहुत ज़्यादा घुस गया। दैट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैं फ़िलासफ़ी से रिलेटेड किताबें वगैरह पढ़ने लगा, आर्ग्यूमेंटेशन वगैरह पे चीज़ें देखने लगा। And that's when I decided कि नहीं यार, this is a message which needs to go out to the larger public. And that's when I decided कि I have to do something for this. क्योंकि I still believe कि ज़्यादातर लोग compassionate होते हैं at heart. It's just that कि उन तक ये सही information नहीं पहुँच रहा है, तो मुझे खोज खोज के उन लोगों तक पहुँचना है. So that's how this animal rights activism started. And वहाँ से there's this पेज ऑन इंस्टाग्राम, वॉइस ऑफ वीगन्स, यूट्यूब पे भी वॉइस ऑफ वीगन्स है, मैं खुद के ब्लॉग्स भी लिखता हूँ। एंड नाउ आई गो टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कंडक्ट लेक्चर्स विद स्टूडेंट्स, डू टॉक टू पीपल ऑन स्ट्रीट एंड ट्राई टू मेक देम थिंक फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव, कि बस मेरा काम है कि उनको एक बार जानवर का नज़रिया दिखा दे, एंड देन इट इज़ अप टू देम कि वो क्या चॉइस करते हैं। तो क्या, सो दैट्स हाउ वॉइस ऑफ वीगन स्टार्टेड। जी, मतलब क्योंकि ये हमारा पहला पॉडकास्ट है तो कुछ जनरल सवाल करेंगे, ठीक है? तो शौमोजीत ने कुछ जनरल सवाल तैयार किए हैं, भाई तुम पूछो इनसे। हाँ, तो पहले आप जो वेगनिज्म, जो पहले डाइट के अकॉर्डिंग जो कुछ आप कहना चाहते हो तो बता सकते हैं कि कैसा हेल्दी होता है, और कैसे एक इंसान जो शायद बचपन से मीट और डेयरी और पोल्ट्री और वगैरह वगैरह खा के जो बड़ा हुआ है, जिसका टेस्ट बड ही उसी के अकॉर्डिंग हैबिचुएटेड हुआ है, वो कैसे एक वीगन हो सकता है? मतलब इसी सवाल के साथ एक पोर्शन जोड़ना चाहूंगा कि आपके जैसे एक वीडियो में मैंने देखा कि आप कह रहे थे कि मतलब अर्पित जी ने कहा था कि मतलब वीगन जो बनना चाहते हैं उनको कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो उसको भी ऐड करके बताइएगा। हाँ, अर्पित जी कौन? जिनको मैंने डिबंक किया था वो? हाँ 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 हाँ, उन्होंने काफ़ी बच्चों वाली बातें करी थी, तो उसका डिबंक वीडियो है मेरे पेज पे। तो आपने मतलब 3-4 सवाल मर्ज कर दिए, हर एक को एक एक करके देखते, ठीक है ना, ताकि उसकी बारीकियां निकल के आए। तो सबसे पहला सवाल आपने पूछा कि डाइट के माध्यम से क्या ये हेल्दी होता है कि नहीं होता है। बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसके पीछे ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है हमारे देश में। वीगन मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ क्या बताता है, विराट कोहली वीगन है, ये वीगन है, मतलब आप एकदम अल्टीमेट फिटनेस लेवल पे पहुंच रहे हो। ये सब मानसिकता है और बहुत ही एलीट लेवल का कुछ डाइट है। तो अच्छा है कि आपने ये सवाल पहले ही पूछ लिया। तो क्या वीगन डाइट हेल्दी होता है? इसका जवाब है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन।
अगर इंसान वीगन बनने से पहले जंक फूड खा रहा था, वीगन बनने के बाद जंक फूड ही खा रहा है, तो वीगन डाइट हेल्दी नहीं हुआ। और अगर इंसान अपने हेल्थ के लिए सीरियस है और कैलोरी वगैरह ट्रैक करके अपने मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ट्रैक कर रहा है, देन वीगन डाइट हेल्दी हुआ। इट इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर डाइट। जो इंसान वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, भाई नॉन वेजिटेरियन भी दो प्रकार का हो सकता है। एक है जो बॉइल्ड चिकन वगैरह खा रहा है कि उसको बॉडी बनानी है, अपना एक एक कैलकुलेशन करके खा रहा है, तो वो हेल्दी हुआ कि नहीं हुआ आपके हिसाब से? जी हेल्दी हुआ है ना। कोई अगर इंसान गिन के पूरा खा रहा है, वो हेल्दी हुआ, करेक्ट। अब वहीं पे एक इंसान है जो सुबह शाम जाके फ्राइड खा रहा है और अपना कुछ भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं ट्रैक कर रहा, कोई न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो हेल्दी हुआ कि अनहेल्दी हुआ? तो वो अनहेल्दी हुआ। वो तो सेम एग्जैक्टली सेम इज ट्रू फॉर वीगन डाइट। तो ये बहुत लोग, कुछ वीगन्स भी खासकर ये वाला सेलिंग पॉइंट रख देते हैं लोगों के सामने कि नहीं आप वीगन बन जाओ, हेल्दी हो जाओ। यार हेल्दी होना ना होना तो यार दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप हेल्दी भी हो सकते हो और अनहेल्दी भी हो सकते हो। तो उसका डाइट से कोई मतलब दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ऐसा कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट अगर कोई भी बोल रहा है कि वीगन डाइट हेल्दी है, वो मूर्खता की बात कर रहा है। ऐसा कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा है कि वीगन डाइट अनहेल्दी है, वो भी मूर्खता की बात कर रहा है। मैंने इसे मूर्खता आई मीन लैक ऑफ लॉजिक या कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की क्या है। तो ये बात क्लियर हुआ आपको? जी ठीक है। हाँ। अब एक स्टेप पीछे आते हैं। आपने पूछा कि वीगन डाइट हेल्दी है कि नहीं है। अभी इसमें एक और बड़ा और जो मिसकंसेप्शन है लोगों में कि वीगनिज्म एक डाइट है। तो सबसे पहले तो इस मिसकंसेप्शन को तोड़ देते हैं पूरी तरीके से कि वीगनिज्म डाइट है ही नहीं। कि जब भी मैं देखता हूँ कि वीगन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन एक डिस्कशन में जब ये तीनों चीज़ें सामने आती है, तो वो एक तरीके का मिस रिप्रेजेंटेशन है ऑफ व्हाट वीगनिज्म ट्रूली स्टैंड्स फॉर। वो क्लासिफिकेशन ही अपने आप में गलत है। जो डाइट है वो मेरा कंजम्पशन है, और वो कंजम्पशन मेरा प्लांट बेस्ड डाइट कह सकते हो, वीगन डाइट कह सकते हो, बट दैट इज जस्ट एन आफ्टर इफेक्ट। मैंने एक एथिकल स्टांस लिया है और उस एथिकल स्टांस के ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आ रहे हैं कि मेरा डाइट चेंज हो गया है, या जो मैं वस्तु पहन रहा हूँ, या जो भी चीज़ का मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ, दैट हैज चेंज। बट वीगनिज्म पर से इज नॉट अबाउट कंजम्पशन। वीगनिज्म, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ये सब एक डिस्कशन में जब आता है, दैट इज एक्चुअली मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीगनिज्म। वीगनिज्म कहाँ पे आना चाहिए? जब वीगनिज्म आता है उस श्रेणी में, उस कैटेगरी में जहाँ पे फेमिनिज्म डिस्कस किया जाए, जहाँ पे कास्टिज्म डिस्कस किया जाए, जहाँ पे एंटी रेसिज्म डिस्कस किया जाए। इट इज अ सोशल जस्टिस मूवमेंट। वीगनिज्म क्या है? एक सामाजिक न्याय आंदोलन है जिसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि एनिमल्स को ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति देना, सरल भाषा में जिसे एनिमल लिबरेशन कहते हैं। तो ये है वीगनिज्म। तो मैंने ये माना कि एनिमल्स को लिबरेट करना, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से उनको दूर करना है। इस सोच के बाद अब जब मैं अपने जीवन में चयन करूंगा, देन दैट विल रिफ्लेक्ट, that will turn into a certain diet, that will turn into a certain form of consumption, and that can be healthy, unhealthy depending on the person. किसी को इंटरेस्ट है, अब किसी को इंटरेस्ट नहीं, वो सुबह शाम दिन रात चिप्स खा रहा है, ओरियो खा रहा है, ये सब जो भी चीज़ें हैं, वीगन आइसक्रीम खा रहा है, वीगन चॉकलेट्स खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, ऑयली खा रहा है, तो उसके लिए अनहेल्दी है। बट वही पे अगर कोई हेल्दी रहना चाहता है, वो हेल्दी भी रह सकता है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे एक सवाल करना था यहाँ से, मतलब वीगनिज्म एक डाइट नहीं है, मतलब मुझे जितना मतलब समझ में आया कि मतलब थे ना कि कुछ, मतलब जो रेड पांडा था उसके भी, मतलब उसका जो पूंछ था उससे भी शायद कुछ मतलब लग्जरी आइटम्स बनाए जाते थे। अगर कोई व्यक्ति मतलब उस रेड पांडा का जो पूंछ है उससे लग्जरी आइटम वो इस्तेमाल करता है और वीगन डाइट लेता है, मतलब वो वीगन नहीं है। और उसके विपरीत में अगर देखे तो एक व्यक्ति जो अपने घर में गाय पाल रहा है, ठीक है, और उसकी मतलब अच्छी तरह उसकी सेवा कर रहा है, मतलब जैसे कि रखा जाता है घर के परिवार के सदस्यों को, और उससे दूध कंजम का मतलब दूध पी रहा है, मतलब वो वीगन है क्योंकि गाय पे तो अत्याचार नहीं हो रहे। मतलब ये क्या मैं सही हूँ? हाँ, आधा सही है आधा गलत है। तो पहले वाला एग्जाम्पल पहले पकड़ लेते। तो रेड पांडा वाला तो मुझे उसका बारे में पता नहीं है, बट मोटा मोटी आप ये कह रहे हो कि कोई इंसान कंप्लीटली प्लांट बेस्ड डाइट खा रहा है, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेदर जैकेट खरीदने में, पहनने में उसे कोई दिक्कत नहीं है,
तो क्या वो इंसान वीगन हुआ कि नहीं? बिल्कुल नहीं, वो इंसान वीगन नहीं हुआ। वो प्लांट बेस्ड डाइट पे है। और बहुत बार लोग वीगन डाइट कह देते, विराट कोहली के केस में यही हुआ था कि वो कुछ टाइम के लिए अपने हेल्थ पर्सपेक्टिव से वो प्लांट बेस्ड डाइट पे चले गए, तो लोगों ने कह दिया था ये वीगन है, तो वो वीगन नहीं है। क्योंकि वीगनिज्म वंस अगेन इट इज एन एथिकल स्टांस, वो वीगनिज्म एथिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जैसे फेमिनिज्म हो गया, जैसे बाकी जितने भी सोशल जस्टिस मूवमेंट हो गए। तो वो वाला पार्ट आपका बिल्कुल सही था। और जो गाय वाला पार्ट था उसमें थोड़ा सा नुआंस है, बारीकियां है, क्योंकि आप अगर गाय को अच्छे से भी पाल रहे हो, आई एम श्योर कि आपके और भी डेयरी पे क्वेश्चन होंगे, उसमें डिटेल में जाएंगे ही। गाय को अच्छे से भी, जितना भी अच्छे से पाल लो, अगर आप उससे दूध ले रहे हो, तो अल्टीमेटली यू आर सीइंग दैट एनिमल एज सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मशीन, ठीक है। आप आज की डेट में प्रैक्टिकली तो खैर गाय इज अ प्रोडक्ट मशीन, और कोई मतलब कोई जितना भी बोल ले गाय हमारी माता है, मैं तो इतने डेयरी फार्म, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, देयर इज नो काउंट अब मैं कितने डेयरी फार्म्स में विजिट कर चुका हूँ। द स्टोरी इज सेम एवरीवेयर, दे आर ट्रीटेड एज मिल्क मशीन्स। बट इवन इन द बेस्ट केस सिचुएशन जहाँ पे किसी ने बहुत अच्छे से भी पाल लिया है, इनफैक्ट आई वाज जस्ट डूइंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जब मैं पूरा कैलकुलेशन अपने मैथमेटिशियन फ्रेंड के साथ कर रहा था कि आप जितना भी अच्छे से पाल लो, आप कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली अगर आप उसका दूध लेना आपके दिमाग में अगर बना हुआ है, तो घूम फिर के एक्सप्लॉयटेशन हो ही जाएगा। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ऑल रियल लाइफ पर्पसेस, दूध लेना भी आपने उसको एक प्रोडक्ट की तरह देख लिया है, बिकॉज वो दूध आप लोगे जो उसके बच्चे का है। अब कह लो कि एडिशनल दूध भी अगर है, मान लो ऐसा अगर एडिशनल दूध वाला बात कोई कर रहा है, जो होता भी है, आजकल जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है, उसमें भी सोचने वाली बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर कोई फीमेल डॉग होता है, आपका कंपेनियन एनिमल होता है, तो आप अपने साइड से कोशिश करते हो कि इनकी हर साल प्रेगनेंसी ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में इतना पेनफुल टैक्सिंग प्रोसेस होता है, राइट। लेकिन आपको दूध लेना है तो आपको हर साल प्रेग्नेंट करवाना पड़ेगा। दूध में अगर बच्चा, और हर साल प्रेग्नेंट कराओगे, हर साल बच्चे होंगे, कि कैसे, मतलब आप कंपेनियन एनिमल बचेगा ही नहीं, हर साल तो आपका उसका नंबर बढ़ता चला जा रहा है। और अगर मेल हो गया बीच में तो क्या करोगे, फिर आप दूध नहीं ले पाओगे। तो इकोनॉमिक्स मतलब वो प्रैक्टिकल सेंस में इट डजंट वर्क ओनली, देयर इज नो थियोरेटिकल मॉडल, प्रैक्टिकल मॉडल जहाँ पे इट वर्क्स। द ओनली मॉडल वेर इट वर्क्स इज लाइक अ लॉस मेकिंग एंटिटी, कि आप मतलब ही नहीं, आप हर साल प्रेग्नेंट कराते जा रहे हो और बच्चे होते जा रहे हो, और आप पैसे डाल डाल के अपने गौशाला की कैपेसिटी बढ़ा रहे हो और ख्याल रख रहे हो। लेकिन दैट कैन ऑल्सो वर्क ओनली अप टू अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के बाद आपके पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, तो दैट डजंट काउंट। सो होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एंड थोड़ा सा जूम आउट करते हुए आपको फिर से एक बार समराइज कर रहा हूँ कि एनिमल्स को, जब हम एनिमल लिबरेशन की बात करते हैं और जब हम बोलते हैं कि जानवर को इंसान के शोषण से बचाना, तो सबसे जो बेसिक टाइप ऑफ शोषण जो हो सकता है किसी के साथ भी, और इसका सीधा सीधा एग्जांपल जुड़ता है स्लेवरी के साथ। जब वेस्ट में स्लेवरी का कॉन्सेप्ट था, जब एक इंसान दूसरे इंसान को ओन करता था। ओन का मतलब क्या हुआ कि आप को जो दूसरा इंसान है वो आपकी संपत्ति है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उसको कमोडिफाई कर दिया, कमोडिफिकेशन कर दिया उसका। एंड द मोमेंट यू ट्रीट समवन लाइक अ प्रोडक्ट, आप वो क्या कहते हैं, फिर इंसान के रेल्म से बाहर चला जाता है, वो एक प्रोडक्ट बन जाता है, इट बन जाता है। एंड दैट इज वेयर ऑल द मॉरल वैल्यू इज लॉस्ट। एंड द सेम इज ट्रू फॉर एनिमल्स। तो जब तक आप इस माइंडसेट से रहोगे ना, आप जितना बोल लो कि नहीं मैं इसको अच्छे से रखता हूँ लेकिन मैं इसका ये प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, वो माइंडसेट रहेगा, घूम फिर के एक्सप्लॉयटेशन आएगा ही आएगा। सो दैट हैज हैपेंड विथ ह्यूमंस ऑल्सो। जब स्लेवरी के टाइम पे भी कुछ लोग तो रहे होंगे जिन्होंने बोला होगा कि नहीं हम तो इनके स्लेव ओनर हैं, हम तो इनको मारेंगे पीटेंगे, उन्होंने खुले में ऐसा ही बोला होगा। लेकिन कुछ लोग उस टाइम पे ऐसे रहे होंगे, नहीं हम तो अपने स्लेव्स को बड़े अच्छे से ट्रीट करते, हमारे बच्चे उनके बच्चे साथ में खेलते, लेकिन अपना जो स्लेव ओनर वाला जो स्टेटस है वो नहीं छोड़ना चाहते थे। जब तक वो नहीं होगा तब तक क्या कहते हैं, सामने वाले का मॉरल वैल्यू, मॉरल वर्थ नहीं रहेगा। एंड द सेम इज इन द केस ऑफ एनिमल्स। तो जब तक आप एनिमल्स को एक प्रोडक्ट की तरह देख रहे हो, तब तक उनका किसी न किसी प्रकार से शोषण होता ही रहेगा। Does that answer your question? जी, जी, मतलब बस एक जगह मतलब लगा कि जैसे अगर डॉग्स के बारे में बात कर ले कि अगर उनमें जो फीमेल्स होती है, ठीक है, उनको जब घर में रखा जाता है, मतलब ज्यादातर केसेस में तो शायद उनको, मतलब क्या कहते हैं उसे, न्यूट्रलाइज या ऐसा कुछ कहते हैं, वो करके शायद रखते हैं। हाँ, तो
हाँ, तो उस मतलब उस विषय में तो शायद वो मतलब क्रूरता नहीं हुई ना। एक्सेलेंट। তুই তো প্রশ্ন তৈরি করে রাখ, একটা একটা করে তুই জিজ্ঞাসা কর। করছি প্রশ্ন ফ্লোয়ে চলুক, ফ্লোয়ে চললেই বেটার। ঠিক আছে। মানে পুরোপুরি ভিগানিজম জিনিসটা নিয়ে আগে অডিয়েন্সের না আমারও মাথা পরিষ্কার করা দরকার প্রচন্ড পরিমাণে। রেকর্ডিং বন্ধ করো তো নাকি? ও চলতে থাকো, ওটা তো ব্যাপার না, 2.5 ঘন্টা আছে। नहीं सॉरी, वो थोड़ा सा वो हो गया था। हाँ नहीं, तो जैसे डॉग्स के बारे में आपने बोला कि उनको स्पे एंड न्यूटर करते, है ना, वो शब्द आप जो बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन, उसको स्पे एंड न्यूटर बोलते हैं। वो क्यों करते? मतलब आप किसी घर पे होता है फीमेल डॉग, वो क्यों करते हैं आपके हिसाब से? तो ज्यादा बच्चे ना हो, क्यों ना हो? ताकि प्रेशर ना आए उन पे। बाहर Pressure- छोड़े, घर में रखे। हाँ, प्रेशर ना आए, और प्लस इट्स लाइक इफ मतलब प्रेगनेंसी इज अ टैक्सिंग प्रोसेस, तो इसके लिए वी ट्राई टू कंट्रोल देम। डोमेस्टिक एनिमल्स के केस में थोड़ा सा नुआंस और भी है, बट वी आर कीपिंग दैट असाइड, अदरवाइज काफी हौच-पौच हो जाएगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आप गाय भैंस के केस में आ रहे हो, जहां पे आपने ये लाइन बोला ना, आपने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि उनको अच्छे से रखते, तो मेरे हिसाब से अच्छे से रखने की परिभाषा में ये आता ही नहीं है कि उनको हर साल पकड़ पकड़ के प्रेग्नेंट करवाया जाए। समझ रहे हो आप? अच्छे से रखने की परिभाषा में हर साल प्रेग्नेंट करवाना आता ही नहीं है। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं करवाओगे तो आप दूध नहीं ले पाओगे। तो अगर आपके मन में है कि हमें दूध लेना है, तो आपको प्रेग्नेंट करवाना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई दूध लेना इज इनकंसिस्टेंट विथ अच्छे से रखना। डज दैट मेक सेंस? हाँ, मतलब उसके साथ बस तुलना करना चाहता था कि कुछ गायों को तो मतलब कभी सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होती ना, मतलब हाँ। फैक्ट्रीज के अंदर रखा जाता है, मतलब उसके साथ तुलना करके रख रहा था कि मतलब जो घर में जो गाय पाली जाती है मतलब उससे अच्छे रहते हैं। और प्रेगनेंसी की नहीं। बात मतलब, हाँ बट एक प्रेगनेंसी सेकंड, की एक बात एक सेकंड, बताइए। एक सेकंड। आपने जो तुलना करी वो सही तुलना करी कि एक तरफ तो एक गाय है जो फैक्ट्री में रह रहा है। इंडिया में खैर बहुत लार्ज स्केल फैक्ट्री ऐसा नहीं होती कि पूरे अंधेरे में रह रहे हैं, लेकिन हाँ मैं समझ गया आप मोटा मोटी जो बोलना चाह रहे हो। वहां पे उसकी जिंदगी खराब है, और एक जहाँ पे घर पे रख के दूध निकाल रहे हैं वहां पे उसकी जिंदगी कंपैरेटिवली बेटर है। इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों ही जगह पे शोषण 100% हो रहा है। तो आप अपने आप को सीमित कर रहे हो कि एक है जहाँ पे शोषण ज्यादा हो रहा है, लेट्स से 90 यूनिट्स हो रहा है, और दूसरा है जहाँ पे शोषण 50 यूनिट हो रहा है। तो ये बात सही है कि 50 यूनिट शोषण वाला जगह 90 यूनिट शोषण वाली जगह से प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए सही है। वीगनिज्म क्या कह रहा है कि ये मानसिकता ही खत्म करनी है कि हमें इन जानवरों का शोषण करना है, चाहे वो 1 यूनिट भी क्यों ना हो। अभी समझे आप बात को? मतलब समझ पा रहा हूँ। मतलब मैं भी मतलब अगर मतलब संभव हो पाए तो मैं भी चाहूंगा कि जब तक सिंथेटिक मीट या फिर मिल्क आ जाए, मतलब जल्दी से अगर आ जाए तो शायद इनका शोषण कम करने के लिए लोग भी मान जाए। देखिए, मिल्क का तो रिप्लेसमेंट आ गया है, जस्ट दैट कि वो इकोनॉमिकल नहीं है एज कंपेयर टू द एनिमल मिल्क। और उसका कारण ये नहीं है कि इनहेरेंटली सोया मिल्क ओट मिल्क महंगा है। उसका कारण ये है, 2 कारण है। एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि एनिमल मिल्क इतने बड़े स्तर पे प्रोड्यूस किया जा रहा है तो इसके लिए उसका प्राइस कम हो गया है। दूसरा, मल्टीपल पॉइंट्स पे सब्सिडीज भी है और मास स्केल पे आप चीज़ें खरीद रहे हो तो वहाँ पे आपका कॉस्ट कम हो जाता है। इस कारण से इट इज़ जो प्लांट बेस्ड मिल्क है, इट हैज़ नॉट बिकम मेन स्ट्रीम नाउ। तो बट रिप्लेसमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, रिप्लेसमेंट तो है आज की डेट में। बट यहाँ पे भी एक बहुत महीन सवाल आता है जो लोगों को बताना में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके ऑडियंस को ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वरना वो क्या सोचेंगे ना कि अरे यार हाँ इसने आके अपना ओट मिल्क बता दिया, 300 रुपये का आता है, अपना ये पैकेट वाला दूध आता है 60-70-80 रुपये का, तो मतलब हाई फाई बातें हो गई। तो रिप्लेसमेंट की भी परिभाषा क्या है ये समझनी पड़ेगी। आप क्या रिप्लेस करना चाह रहे हो, है ना? 2 चीज़ें ही रिप्लेस कर सकते हो, एक न्यूट्रिशन, दूसरा टेस्ट। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो मिल्क में जो न्यूट्रिशन मिलता है हमको आज की डेट में, लगभग 200 ml मिल्क में हमको क्या ही मिलता होगा। मान लीजिए 200 ml, मैंने बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग, एवरेज इंसान दिन भर में शायद उतना पीता होगा, उससे कम ही पीता होगा, एडल्ट तो उससे कम ही पीते हैं। तो उसमें क्या मिलता है हमको? 4-5-6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता होगा डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ मिल्क। 4-5 ग्राम प्रोटीन तो यार आप सिंपल आप
इंडियन जो आपका ट्रेडिशनल प्लांट बेस्ड फूड है, दाल राजमा वगैरह थोड़ा सा बढ़ा लो, उससे हो जाएगा। और दूसरा लोगों को लगता है कि कैल्शियम मिलता है, जो कि मिलता है मतलब अराउंड 200-300 मैक्स के बीच में कैल्शियम मिल जाता है, बट दैट कैन ऑल्सो बी ईजिली रिप्लेस्ड बाई इंडियन ट्रेडिशनल फूड। आपको कोई फैंसी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में सोच रहे हो तो आपको एनिमल मिल्क को प्लांट बेस्ड मिल्क से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एनिमल मिल्क को हटाना है और ये देखना है कि मेरा इतना जो कैल्शियम और इतना सा जो थोड़ा सा चुन्नू भर का प्रोटीन कम हुआ है, ये मैं कैसे बाकी डाइट से कंप्लीट कर लूँगा। दैट्स द ओनली थिंग। और जहाँ तक बात टेस्ट की है, अब टेस्ट के लिए तो ऑफकोर्स देन आपको फिर ये ओट मिल्क वगैरह है जो टेस्ट में काफ़ी उसके नज़दीक है, तो वो ले सकते हो। अब उसमें अगर किसी के पास 300 रुपये पर लीटर ओट मिल्क खर्चने के नहीं है तो घर पे बना ले ओट मिल्क, वो उससे सस्ता बनता है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको टाइम लगाना है कि पैसे लगाने हैं, जो भी लगाइए। लेकिन आप ये समझिए कि जब भी आप दूध पी रहे हो देन यू आर, जो भी दूध पी रहा है किसी भी फॉर्म में, चाहे चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे छाछ हो, जो भी हो, वो 100% कॉन्ट्रीब्यूटर है उस गाय और उस भैंस के साथ जो हो रहा है। और क्या हो रहा है वो भी एक बार समराइज कर देते हैं। हर साल इनको प्रेग्नेंट किया जा रहा है। प्रेगनेंसी का जो सबसे कॉमन मेथड जो आज के डेट में इवॉल्व होके आ रहा है, जिसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहा है, उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। आप जब हम ये बात कर रहे हैं तो आप क्लिप लगा दीजिएगा एक आध उसके गूगल से खोज के, और बाकी लोग जरा सर्च कर ले, मतलब आप अगला मील नहीं खा पाओगे। आप वो प्रोसेस देख लोगे क्या होता है उसमें। और जो बच्चे होते हैं उनको उनके हिस्से का पूरा दूध मिलता नहीं है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो जितना दूध पिएगा वो आपके डेयरी जो फार्मर है उसके प्रॉफिट में, उसके रेवेन्यू में हिस्सा कटेगा, तो उसको कम से कम दूध दिया जाता है। नर बछड़ा हुआ तो उसका डेयरी उद्योग में कोई काम नहीं। मादा कितना प्रेग्नेंट होगी? हर साल आप इनको प्रेगनेंसी कराते हो बिना रेस्ट के, कितने 5, 6, 7 प्रेगनेंसी साइकिल करवा लोगे, उससे ज़्यादा कितना कराओगे? दे आर मेड प्रेग्नेंट फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ अराउंड 2 years old, और 10 साल की उम्र तक में उनकी बॉडी गिव अप कर देती है कि भाई अब हमसे नहीं झेला पा हम, मतलब अब हमारी बॉडी ने गिव अप कर दिया है। दूध का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, विच मीन्स कि अगेन ये लोग उनके लिए क्या कहते हैं, इतना प्रॉफिटेबल कमोडिटी नहीं बचा। तो जो मादा, जो बूढ़ी माँ होती है और जो नर बछड़ा होता है, इनको भी भेज दिया जाता है। कहाँ भेजा जाएगा? बीफ इंडस्ट्री में और लेदर इंडस्ट्री में। इंडिया में दूध ऑलमोस्ट हर कोई पी रहा है, लेकिन बीफ तो कोई खा नहीं रहा। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि यार ये बीफ में अगर जा रहा है तो बीफ खा कौन रहा है? बीफ में तो मतलब हिंदू तो खाते नहीं है, मुस्लिम्स भी। ऐसा तो नहीं कि मतलब जो भी कम्युनिटी है जो खा रही है वो ऐसा तो नहीं है कि सुबह शाम खा रही है। मतलब दूध जिस प्रकार से कंजम्पशन है दूध का, उस प्रकार से तो बीफ का नहीं है एटलीस्ट। तो इसका जवाब जो इसका रिकंसिलेशन आप इस पे कर सकते हो कि इंडिया हैपेंस टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। मतलब मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, पर लोग है ना, मतलब आपने जो दूसरा पॉइंट बताया कि टेस्ट को छोड़ नहीं पाते हैं, मतलब मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब ये बस फैक्ट बता रहा हूँ कि लोग बस टेस्ट को छोड़ नहीं पाते हैं। मतलब न्यूट्रिशंस तो कुछ मतलब सप्लीमेंट से भी लिया जा सकता है। नहीं, सप्लीमेंट की बात अभी नहीं करते, क्योंकि सप्लीमेंट एज ऑफ नाउ हमने दूध की बात करी, वहाँ पे सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है दूध को रिप्लेस करने के लिए। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि लोग इस एंगल में ना लेके चले जाए कि वीगन में होने के लिए सप्लीमेंट चाहिए ही होता है। तो उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन दूध के लिए सप्लीमेंट नहीं चाहिए होता। जहाँ तक आपने बात करी टेस्ट की, 100% मैं अग्री करता हूँ कि लोग अपने टेस्ट को छोड़ नहीं पाते। इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से पुट करें तो लोग अपने प्रिविलेजेस को भी नहीं छोड़ पाते। कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज में हमारे को कुछ प्रिविलेज मिला हुआ है बिकॉज ऑफ द वे वी आर बॉर्न। हम सोसाइटी में कुछ लोगों से ऊपर आ रहे हैं, जिस हिसाब से सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड है, तो वो लोग अपने प्रिविलेजेस भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसके लिए तो मतलब पेट्रियार्की को हटाने के लिए फेमिनिज्म आया था, क्योंकि जो मेल प्रिविलेज था उसको लोग नहीं छोड़ पा रहे थे। तो वही पे वीगनिज्म भी वही है कि लोग अपने प्रिविलेजेस को छोड़े। प्रिविलेज को छोड़ेंगे कैसे? जब इसके ऊपर चर्चा होगा। तो जैसे आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से, उम्मीद यही है कि हम लोगों से ये बात करें कि उनको कहने की कोशिश करें कि जिसको आप टेस्ट कह रहे हो, टेस्ट क्या है? तो एक क्या कहते हैं, मतलब एक डिजायर, एक आप जिसे कहते हैं ना कार्नल इंस्टिंक्ट टाइप का हो गया ना। आप उसके लिए किसी के साथ इतना बुरा कर सकते हो? इसके ऊपर चर्चा करना है, इसके ऊपर लोगों को अपने आप के रिफ्लेक्ट करना है। और कुछ लोग चेंज हो रहे हैं और कुछ लोग जो नहीं चेंज हो रहे, तो वो तो मतलब किसी भी मूवमेंट में आज भी लोग ऐसे हैं जो सेक्सिस्ट होते हैं नेचर में। आज भी लोग हैं जो क्रिमिनल है,
डिस्पाइट द फैक्ट कि लीगल फ्रेमवर्क्स है टू प्रिवेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स, लेकिन वही है, जैसे टेस्ट एक डिज़ायर हो गया, लोगों के अंदर डिज़ायर है एक प्रकार का क्राइम करने की, लीगल फ्रेमवर्क है फिर भी कर रहे हैं, तो वो तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम मतलब उम्मीद यही रहेगी कि एक दिन एनिमल राइट्स से संबंधित भी लॉज ऐसे आ जाए तो उससे बहुत लोग रुक जाएंगे। तो एरिका शेनोविक बोल के एक क्या कहते हैं, हार्वर्ड में प्रोफेसर है जिन्होंने सोशल जस्टिस मूवमेंट्स को स्टडी किया है, और उनका थ्योरी है तो कि किसी भी मूवमेंट में आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन चाहिए होता है जो एक्टिव सपोर्टर हो। तो वीगनिज्म में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो लोग वीगन बन जाएंगे, जैसे मैं बन गया हूँ। फिर जब इनफ नंबर ऑफ वीगन्स होंगे उसके बाद में इस पे टॉप डाउन अप्रोच आएगा, जहाँ पे पॉलिसी लेवल चेंजेस, लीगल लेवल पे चेंजेस आने चालू होंगे, उसके बाद फिर कुछ और लोग बन जाएंगे। तो ऑफकोर्स 100% चेंज तो कभी नहीं होने वाला है, लेकिन सवाल यही है जो आपने बोला, वो 100% बात सही है कि टेस्ट के लिए लोग नहीं चेंज हो रहे, लेकिन उन लोगों से ये सवाल तो बनता है ना कि भाई आप अपने डिजायर के लिए किसी जानवर की हत्या कर रहे हो, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रहा है उनका, एंड यू आर डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस, then that's a question on ethics and morality, right? So that is what I'm doing. I'm talking to people and asking this. मतलब हाँ, मतलब थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, पर फिर भी शॉर्ट टर्म में क्या हम इतना नहीं कर सकते कि जो चीज़ें हैं जिनके टेस्ट के बारे में लोग बात करते हैं कि मीट के जैसा टेस्ट करे, न्यूट्रिशंस भी आसपास ही हो, या फिर दूध के जैसा टेस्ट करे, न्यूट्रिशंस भी आसपास हो, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में मतलब निवेश नहीं करना चाहिए हमें? ऑलरेडी हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि ये हो रहा और वो नहीं हो रहा, दोनों चीज़ें हो रही है ना। दूध में भी इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है, तभी इतने सारे प्लांट बेस्ड मिल्क सामने आके खड़ी हो गई है, इतनी सारी ब्रांड्स आके खड़ी हो गई है। टोफू फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा प्रोडक्ट है जो बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है, एंड आज की डेट में जितना मैंने मार्केट में ऑब्जर्व किया है, जो लीडिंग टोफू सेलर है वो डेयरी इंडस्ट्री, उनका जो मेन बिजनेस है डेयरी का है, तो वो तो बिजनेस है उनका, तो डेयरी का बिजनेस, उनको एथिक्स कोई मतलब नहीं है, उनको बस समझ में आ रहा है कि नहीं अब टोफू की डिमांड बढ़ रही है तो हम अच्छे क्वालिटी का टोफू बनाते। तो व्हाट यू आर सेइंग इज ऑलरेडी हैपनिंग, एंड वो होता रहेगा। वेस्ट में मॉक मीट की जहाँ तक आपने बात करी, वेस्ट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्केल पे वो पॉपुलर हो चुका है। इंडिया में अभी अगेन महंगा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की प्रॉब्लम है, तो वो एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, जो ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो हो रहा है साइड बाई साइड, एंड दैट विल ऑल्सो प्ले सम पार्ट इन हैविंग द सॉल्यूशन। बट ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप दो, मतलब इसको अगर मैं एक बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूँ, दो सवाल है, वाई वीगन, हाउ वीगन। वाई वीगन मतलब कि वीगन क्यों बनना चाहिए, हाउ वीगन मतलब वीगन कैसे बनना चाहिए। मॉक मीट, डेयरी ऑल्टरनेटिव, ये सब आता है सवाल हाउ वीगन के अंदर में, एंड उससे ज़रूरी है वाई वीगन। मतलब लोगों को अपने अंदर में ये बात एक समझना पड़ेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अगर वो चीज़ सॉर्टेड नहीं होगा ना, तो वही है कि मतलब एक दिन ऐसा तो हो जाएगा कि मॉक मीट आ जाएगा, एनिमल राइट्स लॉ भी आ जाएंगे, लेकिन तब भी समाज गंदा ही रहेगा। आप वीगनिज्म की चर्चा हटा दो यार, आप क्या कहते हैं, आप सिंपल क्या कहते हैं, विमेन राइट्स की बात कर लो। लॉस तो है ना आज की डेट में जो विमेन को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आप हर मतलब एनी सिटी एनी स्टेट आप न्यूज़पेपर उठाओ एंड देखो किस लेवल का क्राइम चल रहा है, क्योंकि अंदर से लोगों ने अपने आप को चेंज नहीं किया है। सो वो जो अंदर से जब तक कंपैशन नहीं आएगा ना, दैट इज़ द रूट कॉज। जो आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, वही मैं कह रहा हूँ ना, प्रोडक्ट्स तो आज की डेट में ज़रूरत भी नहीं है, एंड न्यूट्रिशनली ज़रूरत भी नहीं है। टेस्ट पर्सपेक्टिव से ज़रूरत है, लेकिन वही है ना कि टेस्ट पर्सपेक्टिव से मान लो कि आपने एक बहुत माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट बना भी दिया और लोग उसको खा रहे, लेकिन बाई चांस को कल को वो प्रोडक्ट किसी कारणवश बंद हो जाता है, दो फॉर सम रीज़न, देन लोग वापस एनिमल प्रोडक्ट्स खाने लगेंगे, या फिर कोई दूसरा एनिमल प्रोडक्ट इंसान बनाने लगा कि जिसका टेस्ट उससे ज़्यादा अच्छा है। तो इट इज़ लाइक अ बैंडेड। करेक्टिव एक्शन कहते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन। एक रूट कॉज है और एक ऐसा है कि जो आप मतलब ऊपर से फिक्स कर रहे हो, तो वो ज़रूरी है, लेकिन जब तक रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम इस
सोच पे नहीं आएंगे, जब तक हमारे अंदर से सही मायने में करुणा नहीं आएगा, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, विच कैन बी सीन इन हाउ वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज एज वेल। ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज में भी यही है ना, आज की डेट में भी कास्टिज्म को लेके रिजर्वेशन इतने टाइम से चले आ रहा है, इतने सारे मतलब क्रिमिनल प्रोटेक्शन है फ्रॉम पीपल फ्रॉम अंडर प्रिविलेज कास्ट, लेकिन तब भी आप देखते हो लोगों के मन के अंदर में वो भेदभाव बना के रखा है, मन के अंदर में सोच ही रखा है कि हम दूसरे वाले से ऊपर है। तो जब तक वो मन नहीं साफ होगा, जब तक सही सेंटर से आप नहीं सोचोगे विच इज एम्पैथी एंड कंपैशन, तब तक कोई भी सॉल्यूशन वो 100% नहीं होगा। दैट बीइंग सेड, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एज एन MBA ग्रेजुएट, आई सी द वैल्यू कि ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स हो, ताकि जिन लोगों को कुछ भी नहीं पड़ी है, टेस्ट अगर उनको अच्छा दे दिया जाए, वो शिफ्ट कर जाए। तो ऐसा मतलब उस चीज़ के मैं खिलाफ नहीं हूँ, दैट इज हैपनिंग एट इट्स ओन पेस, वो होता रहेगा। तो दोनों ही जरूरी है, एक ज़्यादा जरूरी है, दूसरा थोड़ा कम जरूरी है, बस ये बात है। जी। नेक्स्ट मैं 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक तो है कि आपने अभी तक कितने लोगों के साथ आर्गुमेंट किया है कि वेगनिज्म कन्वर्ट होना चाहिए या नहीं, और मैं अगर उन पॉपुलेशन को 2 तरह से इससे मैं बांट दूं कि एक जो है जो प्रॉपर मीट ईटर है, ठीक है, और एक है जो वेजिटेरियन है। इंडिया में वेजिटेरियन का एक जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको एक मिसकंसेप्शन होता है कि हम वेजिटेरियन है तो हम एनिमल लवर है। फिर भी जो वेजिटेरियन जो भी होते हैं वो भी इनडायरेक्टली एनिमल क्रुएल्टी को सपोर्ट करते हैं। जो लेदर हो रहा है तो उसका जो जैकेट और सिल्क का जो कपड़ा, और इवन जो बिकोसोल जो टैबलेट होता है, विटामिन टैबलेट्स, उसमें भी जेलेटिन होता है। तो ऐसे जो पैसिव जो एनिमल क्रुएल्टी के जो वो कर रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा और कहिए कि ऐसे कौन से और भी वोएस है जो जिसमें वो वेजिटेरियंस भी एनिमल क्रुएल्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, इनडायरेक्टली को डायरेक्टली जितने आपने एग्जांपल दिए डायरेक्ट सपोर्ट ही है। सबसे पहले तो डेयरी इंडस्ट्री है, लेदर हो गया, तो वो वाली बात जो आपने थोड़ी देर पहले पूछी थी ना कि कोई इंसान का डाइट हो सकता है कि चेंज हो जाए पूरा का पूरा, लेकिन वही है कि अगर सही सेंटर नहीं है, कंपैशन और सही नॉलेज भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन है खैर जो एथिकल वेजिटेरियंस है, लेकिन उनको डेयरी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मेरे से बात में एक इवेंट में गया था जहाँ पे बहुत सारे जैन समाज से लोग थे जिनको डेयरी इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था, एंड देयर वर पीपल हु बिकेम वीगन ऑन द स्पॉट। कि मतलब ये आपने कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुझसे फॉलो अप रिसोर्सेस मांगे, और कुछ तो ऑन द स्पॉट जिनके साथ लंबा डिस्कशन हुआ। तो कमिंग टू योर पॉइंट, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते, आपने बोला कि ऐसे जो डिफरेंट सेगमेंटेशन है भारत में, अगेन ये कंजम्पशन के आधार पे है, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन। तो एक नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में कोई अंतर नहीं है अगर वो जानवर के नज़रिए से नहीं सोच रहा है। अगर कोई वेजिटेरियन है, जैसे आपके मेरे जैसा लड़का कोई वेजिटेरियन है जस्ट बिकॉज कि उसके घर वाले वेजिटेरियन है, लेकिन क्यों है वेजिटेरियन नहीं सोचा उसने कभी, आदत पड़ी हुई है वेजिटेरियन की तो वेजिटेरियन है। और ऐसे लोग ही कॉलेज में जाके जब उनके दोस्त लोग बोलते कोई बात नहीं पीस हटा के ग्रेवी खा ले, तो लोग ग्रेवी खा भी लेते, कुछ टाइम में नॉनवेज भी खाने लगते। क्योंकि अगेन दैट जो मैं थोड़ी देर पहले बात बोली ना, वाई वीगन, विच एसेंशियली मीन्स वाई आर वी डूइंग दिस। तो अगर कोई वेजिटेरियन अगर है जो जेन्युइनली एनिमल्स के लिए वेजिटेरियन है, तो मेरे हिसाब से तो वो प्री वीगन है। उसको बस डेयरी का और ये जो आपने सिल्क का और बाकी चीज़ों की नॉलेज की बात करी, ये उसको नहीं पता है। वो अगर जब पता चल जाएगा तो वो वीगन बन जाएगा। लेकिन फॉर द मोस्ट पीपल, जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन में कोई अंतर नहीं है। दैट बीइंग सेड, ये वाली बात भी आपने सही बोली, कुछ लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है जिनको वैसे तो जानवरों से मतलब नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, नॉनवेज को दबाने के लिए, नॉन वेजिटेरियन को दबाने के लिए बोल देते हैं कि नहीं मैं जानवरों के प्रति प्रेम करता हूँ। उसने कभी सोचा नहीं होगा किसी भी इस टॉपिक के बारे में, लेकिन अपने आप को मॉरली सुपीरियर दिखाने के लिए नॉन वेजिटेरियन से बोल देता है कि नहीं मैं एनिमल लवर हूँ। वो हिपोक्रेसी है। तो ऐसे आप वेजिटेरियन में कुछ हिपोक्रेट्स ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। बट हाँ, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, तो मेरे हिसाब से देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। द डिफरेंस कैन ओनली बी अगर किसी ने जानवर के नज़रिए से सोचा है, एंड दैट पर्सन विल बिकम अ वीगन। अगर किसी ने भी जानवर के नज़रिए से सही से सोचने की कोशिश करी है, देन इवेंचुअली दैट पर्सन विल बिकम अ वीगन।
अगर कोई रैशनल इंसान है। आपने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सेगमेंटेशन की बात करी, मैं आपको उससे भी अमेजिंग सेगमेंट देता हूँ। इंडिया में डॉग लवर कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, ठीक है। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट किया था, डॉग लवर कम्युनिटी है जो मज़े से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है हैंस को मारने में, हैंस को खाने में, गोट्स को मारने में, खाने में, और वो अपने आप को एनिमल लवर कहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगेन वो बहुत ही लिमिटेड सोच है, और दे आर नॉट एनिमल लवर्स, इन दे आर डॉग लवर्स एट बेस्ट, बट अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ कंडीशनिंग। अगर उनको उठा के आज को एक ऐसे ज्योग्राफी में रख दिया जाए और उनकी पिछले कुछ टाइम की मेमोरी मिटा दी जाए, तो जहाँ पे डॉग्स को कंज्यूम किया जाता है, तो देन दे विल कंज्यूम डॉग्स इंस्टेड ऑफ गोट्स एंड हेंस। तो इसके लिए ये चीज़ को पूरा एंड टू एंड सोचना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ ऑल्सो हिपोक्रेसी ऑफ, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, कि आप एक जानवर के प्रति प्रेम दिखा रहे हो, दूसरे के प्रति आप दूसरे का आप शोषण कर रहे हो। दैट बीइंग सेड, एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक बहुत प्यारा शब्द आया, मैंने बोला डॉग लवर, आपने भी बोला एनिमल लवर, शायद आपने बोला ना कि कुछ लोग वेजिटेरियन एनिमल लवर हो सकते हैं। वीगनिज्म के लिए आपको एनिमल लवर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ह्यूमन राइट्स इशू पे आपका स्टांस लेने के लिए आपको ह्यूमन लवर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फेमिनिस्ट होने के लिए विमेन लवर होने की ज़रूरत नहीं है। किसी का शोषण ना करना इज़ अ वेरी न्यूट्रल एंड अ डिसेंट थिंग टू डू, राइट। मैं I don't have to be an animal lover to exploit animals. I don't have to be a human lover to not exploit humans. तो veganism is a neutral position if you think about it. कि veganism मतलब शोषण ना करना, कोई बुरा काम ना करने से आप लवर नहीं बन जाते हो ना। आप अगर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हो तो बात अलग हो गया, आप किसी टॉपिक पे ज़्यादा, तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तब आप क्या कहते, तो मतलब इसको ऐसे देखो कि माइनस में कौन है जो एक्सप्लॉइटर है, न्यूट्रल में कौन है जो कुछ नहीं कर रहा है, और प्लस साइड में कौन है जो उसके लिए बात कर रहा है, जो एक्टिविस्ट हो गया। सो यू टू बी अ वीगन, यू डोंट हैव टू बी एन एनिमल लवर, यू हैव टू हैव द वैल्यू ऑफ जस्टिस इन योर हार्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू हैव द राइट एथिक्स। जी, मतलब हाँ, इस पॉइंट में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि मतलब आपने कहा कि जैसे वेजिटेरियन कुछ लोग अपनी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए हो जाते हैं वेजिटेरियन। वहाँ पे मतलब ध्रुव राठी की एक वीडियो थी ना, जहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ अंडे ऐसे भी होते हैं जिनसे बच्चे नहीं निकलते, तो उन्हें खाना जायज़ है। मतलब ये इतना खराब आर्ग्यूमेंट कोई मतलब सीधे दिमाग से कैसे सोच सकता है? क्योंकि उन अंडों को जो देती है वो भी तो एक मुर्गी है, वो तो जिंदा है। मतलब स्क्रिप्ट बोलते बोलते ये भी भूल जाते हैं कि हम लॉजिकल प्राणी है। तो वही है, तो ध्रुव राठी के अलावा आई थिंक कितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है जी ये बोल रहे हैं कि एग्स वेजिटेरियन। वही ना, सोच सीमित है। बस डिक्शनरी में मीनिंग देख लिया वेजिटेरियन का मतलब जिसमें लाइफ ना हो, तो बस हम बोले जा रहे हैं कि वेजिटेरियन है। तो सिर्फ इतने में सोच सीमित रख दी कि अंडा जो है वो इनफर्टाइल है, तो इसके लिए वेजिटेरियन है, खाओ। लेकिन वही है ना कि वो वाला वेजिटेरियन जो जिसने एनिमल्स के बारे में नहीं सोचा है, वो तो मानेगा कि हाँ ठीक है वेजिटेरियन है। अगेन दैट्स व्हाई इट्स नॉट अबाउट द टर्म वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगनिज्म तो टर्म भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक आइडियल वर्ल्ड में वही, जहाँ पे आप एनिमल्स के साथ बुरा नहीं कर रहे हो, उसके लिए कोई टर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप एनिमल के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो देन आपको एग इंडस्ट्री की रियलिटी पता चलती है। जैसा कि आपने बोला कि वो तो इनफर्टाइल एग है, वो ठीक है मेरे भाई, वो इनफर्टाइल ही है, लेकिन वो एग आ किससे रहा है उसके बारे में सोचो। उस आप जाके इंडिया में एग इंडस्ट्री है, वो लार्ज स्केल एग इंडस्ट्री आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा, कहीं पे भी चले जाओ, जाके आप खड़े हो जाओ वहाँ पे। जितने ये इन्फ्लुएंसर बकबक करते हैं ना एग्स वेजिटेरियन है, उनको बोलो कि आप 2 मिनट का वहाँ पे व्लॉगिंग करके देखो जरा, वहाँ का जो स्मेल है ना आप नहीं झेल पाओगे। उनको ऐसे केज में रखा जाता है, दे हैव नो स्पेस टू मूव अराउंड। तो वो लोग जो पॉटी करते हैं वही उसी जगह पे करते हैं, और वो पूरा का पूरा एरिया इतना ज़्यादा अनहाइजीनिक है, इतना ज़्यादा अनहाइजीनिक है कि वहाँ पे आप नहीं खड़े हो सकते। एंड उसको आप अगेन वेजिटेरियन बोल लो, तो मैं वही बोलता हूँ आप एग इंडस्ट्री की रियलिटी समझो, और उसके बाद आपको वेज बोलना है, नॉन वेज बोलना है, जो बोलना है बोलो, XYZ कुछ भी बोल दो, वर्ड्स में क्या है। लेकिन वर्ड्स के डेफिनेशंस जो डिक्शनरी होता है वो
वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, प्रेस्क्रिप्टिव नहीं होता है कि डिक्शनरी में जो लिखा है वो सत्य है, जो हम मान रहे हैं वो हमने डिक्शनरी में लिखा हुआ है। आपको उसके पीछे का नुआंस तो देखना पड़ेगा ना कि क्या है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, अगेन ये वायरल टॉपिक है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एग्स वाला टॉपिक वायरल टॉपिक है ये, तो इसके लिए ध्रुव राठी हुए या जितने भी क्या कहते हैं, मैंने एक शनाया बोल के एक लड़की है उनको डिबंक किया था, और बहुत सारे लोग हैं जो ये वाली बकवास करते हैं कि एग्स वेजिटेरियन है खा लो। जी, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि वो एग फर्टाइल होता भी तो क्या होता ना, उसमें तो वो मतलब जो मतलब दर्द है वो तो उसे महसूस नहीं होता। मतलब हम इंसान कुछ चीज़ों को ना ऐसे देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिए जी, कि जो एम्ब्रायो है, ठीक है, उसमें कोई मतलब सेंस नाम की कोई चीज़ है, तो मतलब अभी तो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई है, ठीक है। तो एम्ब्रायो को बचाने के लिए बहुत आंदोलन हो जाएंगे, और एक गोरिल्ला जिसमें उस एम्ब्रायो से बहुत ज़्यादा चेतना है, उसे दर्द होता है, उसे पिंजरे में रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो इसके पीछे मतलब रिचर्ड डॉकिंस ने एक बहुत अच्छा एक टर्म दिया था कि स्पीशीसिज्म, कि हम अपनी जाति को मतलब बहुत चाहते हैं, और ये भी देखते हैं कि देखो मैं तो गोरिल्ला हूँ नहीं, तो मुझे तो कोई पिंजरे में रखेगा नहीं, ठीक है, पर एम्ब्रायो तो मेरा हो सकता है। तो ऐसी जो चीज़ है कि हमारा एम्ब्रायो मतलब इंसान का एम्ब्रायो को बचाएंगे पर एक जीते जाते गोरिल्ला को नहीं बचाएंगे, तो ऐसी मानसिकता आती कहाँ से कि ह्यूमन इतना सुपीरियर है? तब इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, तो स्पीशीसिज्म जो टर्म है, प्रजातिवाद कहते हैं, रिचर्ड डॉकिंस ने नहीं, वो आई थिंक जिन्होंने दिया था वो शब्द कॉइन किया था, रिचर्ड राइडर है उनका नाम। अच्छा, मैंने इसके ऊपर उनके किताब से पढ़ा था। हाँ, उनके किताब से पढ़ा किनके? रिचर्ड डॉकिंस की किताब से? उनकी किताब से पहली बार पढ़ा हाँ था मैंने। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब ये एनिमल राइट स्पेस में जो फिलोसोफर है पीटर सिंगर ने इसके ऊपर बहुत बात किया है, और भी लोगों ने बात किया, स्पीशीजिज्म, प्रजातिवाद। तो वो कंडीशनिंग के नतीजा है ना, और इसको आप क्या कहोगे, कंडीशनिंग ही है, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है अदराइजेशन। अदराइजेशन मतलब मैं और वो दूसरा वाला आदमी अलग है, दूसरा औरत अलग है, और ये कितना अलग है ये डिपेंड करता है मेरे सर्कल ऑफ कंसर्न में। तो रेसिज्म क्या हो गया? रेसिज्म ये हो गया कि जो मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न है उसमें वही लोग आते हैं जिनका स्किन का कलर मुझसे मैच कर रहा है, और जो नहीं मैच कर रहा वो उधर चला गया, ठीक है, अदराइज कर दिया, एंड देन हम उसका मॉरल वर्थ हम लोगों से कम है, जो मेरे सर्कल ऑफ कंसर्न में आ रहा है वो उससे कम है। ये हो गया रेसिज्म, स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट इसी पे चालू हुआ था। कास्टिज्म तो और कमाल का चीज़ है इस हिसाब से कि जो आपका सर्कल ऑफ कंसर्न है वो रियल भी नहीं है, वो इमेजिनरी है, इन द सेंस कि मैं इस कास्ट को बिलोंग करता हूँ क्योंकि मेरे पूर्वज इस कास्ट में थे, और जो इसके बाहर है वो हमसे लेस वर्दी है। मेरे और कुछ एक आध कास्ट और है जो ज़्यादा वर्दी है, और इसके बाहर वाले लेस वर्दी है। और स्पीशीसिज्म क्या हो गया कि ये जो मेरे स्पीशीज तक, मेरी प्रजाति तक ही मेरा कंसर्न लिमिटेड है, उसके बाहर वाले लेस वर्दी है। सो दैट इज स्पीशीसिज्म। सो एंड ऑफ कोर्स वो और नॉट जस्ट मेरे स्पीशीज वाले, फॉर एग्जांपल जहाँ पे डॉग लवर्स की बात करी तो उनके एरिया ऑफ कंसर्न में डॉग्स भी आता है, कुछ के एरिया ऑफ कंसर्न में कैट्स भी आता है। तो वो अपने अपने कंडीशनिंग के हिसाब से, अगर वो भी चाइना में पैदा हुआ होता तो उसके एरिया ऑफ कंसर्न में डॉग्स नहीं आता, वो डॉग्स को बढ़िया तंदूरी डॉग खा रहा होता। इंडिया में है तो तंदूरी चिकन खा रहा है, तो वो कंडीशनिंग का नतीजा है। तो यहाँ पे डी कंडीशनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहीं पे बात आती है दो चीज़ों की कि क्रिटिकल थिंकिंग पे हमारा एजुकेशन सिस्टम 0/0 पढ़ाता है, कुछ नहीं पढ़ाता कहीं पे भी। हमारा क्या, पूरे विश्व में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, कि कैसे चीज़ों को लॉजिकली समझा जाए। दैट इज़ वन फॉल्ट। एंड सेकेंड फॉल्ट इज स्पिरिचुअलिटी, अगेन मतलब नॉट यूजिंग द टर्म स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस जैसे आज की डेट में ढोंगी बाबा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जस्ट इन जनरल, अगर मैं उसको चलो स्पिरिचुअलिटी शब्द हटा भी दूँ, इन जनरल कंपैशन एंड एम्पैथी फॉर एवरीवन, जो मॉरल साइंस के एक बेसिक सब्जेक्ट होते थे एक ज़माने में, हम लोग क्लास 7th-8 में एक बार पढ़ा दिया जाता था, बस उसके अलावा कुछ नहीं। वो भी इसलिए पढ़ा जाता था कि एग्ज़ाम में मतलब नंबर आ जाए। रियल सेंस में कभी पढ़ाया गया है क्या? इंडिया में तो क्या कहते हैं, फिलॉसफी वगैरह तो कौन लेता है, मतलब कोई लेता ही नहीं है। वही लोग लेते हैं ज़्यादातर जिनका मतलब मानसिकता ये है कि जिन्होंने इस लायक नहीं थे कि जिनको साइंस मिला, इस लायक भी नहीं थे कि जिनको कॉमर्स मिला, तो वो लोग जाके आर्ट्स ले रहे हैं। उसमें भी आर्ट्स में कुछ लोगों ने फिलॉसफी पढ़ लिया तो एथिक्स वगैरह पढ़ लिया, अदरवाइज तो वहाँ पे आए नहीं। या फिर जिन्होंने
जो लोग लीगल स्टडीज में चले गए। तो कहने की बात यह है कि जो कंडीशनिंग है उसको डीकंडीशन करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो रैशनल माइंडसेट, साइंटिफिक टेम्परमेंट। मजेदार बात यह है कि दोनों बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वी शुड हैव अ साइंटिफिक टेम्परमेंट, और दूसरा अ कंपैशनेट आउटलुक टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड, टुवर्ड्स एवरीवन, टुवर्ड्स अदर बीइंग्स, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड। लेकिन वो नहीं है, तो इसके लिए ये दिक्कत है। तो ये दिक्कत तो हर जगह दिखने लगा है ना। कोई भी कुछ भी होता है, लोग इतने मतलब क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, एम्पैथी भी नहीं है। दुनिया भर के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और झमेला दिमाग में लोगों के चल रहा है, तो एक न्यूज़ आता है, लोग 2 सेकंड नहीं लगते बढ़ जाने में कि हम क्या कहते हैं इस टॉपिक पे, ये हम राइट विंग है, हम लेफ्ट विंग है, और विदाउट नॉलेज, विदाउट अवेयरनेस। सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम विद एनिमल राइट्स एज वेल। इट्स जस्ट दैट कि एनिमल राइट्स वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में है, क्योंकि हमारी पूरी सोसाइटी एनिमल एक्सप्लॉयटेशन पे ही आधारित है। तो उसको अब क्या कहते हैं, इसके लिए वो जंग भी ज़्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो वीगन है, जो एनिमल राइट्स पे बात कर रहे हैं। और इवन जो वीगन्स है वो भी ज़रूरी नहीं कि 100% एनिमल क्रुएल्टी प्रोडक्ट से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि हर चीज़ में तो एनिमल क्रुएल्टी से ही बना हुआ है ना। मैं माइक यूज़ कर, मुझे क्या पता इस माइक के अंदर में खोजने की कोशिश करी थी मैंने कि क्या ये वाले माइक में एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ होता है, जितना बहुत ब्लॉग व्लॉग पढ़ के कुछ ले लिया। तो हर चीज़ में तो यूज़ हो रहा है ना, तो जो चीज़ें डायरेक्ट उसको तो हम करना ही है। तो ये चीज़ है जी। तुम अपना सवाल कर सकते हो प्रमोजित, मतलब मेरे जो सवाल है वो उस कंक्लूजन के लिए। मेरा जो एक कंसेप्शन है कि इंडिया में ना वेगनिज्म को लेके बहुत कम नॉलेज है लोगों को दिमाग में। वो क्या पास्ट फ्यू इयर्स में चेंज हुआ है थोड़ा भी? कि थोड़ा लोग सा चेंज ज्यादा हुआ है। vegan हो रहे हैं? हाँ, थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि पास्ट फ्यू इयर्स में अगेन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कुछ हद तक चेंज हुआ है। अब डेटा तो एज सच नहीं है, क्या कहते हैं, कोई कंसेंसस एज सच नहीं है कि कितने लोग वीगन बन रहे हैं, बट जो एनेक्डोटली स्पीकिंग जो हम सोशल मीडिया में देखते हैं, जैसे उससे देख के तो लग रहा है कि हाँ लोग बढ़ रहे हैं। बट अगेन बहुत ही, अगर मतलब एब्सोल्यूट पॉपुलेशन परसेंटेज में बात करें तो बहुत कम है। बट ग्रोथ इज देयर इन टर्म्स ऑफ, आपने पूछा अवेयरनेस, तो अवेयरनेस डेफिनेटली आ रहा है लोगों में। अब क्या कहते हैं, पीपल आर नाउ अवेयर कि ऐसा ऐसा हो रहा है। दैट अगेन गोज टू अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज टू गो टू ऑनलाइन मटेरियल, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज हो, चाहे वो ब्लॉग्स हो, लोगों तक ये क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है। जैसे दिस अपॉर्चुनिटी दैट जो आपने मुझे प्रोवाइड किया है, इसमें क्या है, ये मतलब मैं क्यों अपना 1.5-2 घंटे टाइम लगा के बैठ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी ऑडियंस को, जिसको अभी तक ये नहीं पता था विगनिज्म के बारे में, उनके दिमाग में था कि विगनिज्म मतलब कोई एलीट पना चल रहा है। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि मैं जितने भी ऑडियंस तक पहुंचूं उनको ये बात बताऊं कि ऐसा नहीं है। विगन होना इज नॉट अबाउट बीइंग एलीट, विगनिज्म इज अबाउट एथिक्स, सिंपल एज दैट। और आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, आपने बोला था कि अर्पित का वीडियो था जो मैंने डिबंक किया था, तो उसमें उन्होंने ये वाली बात, उन्होंने, बहुत लोग बोलते हैं ये बात खैर कि वीगन मतलब बहुत आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, विच इज अगेन अ मिसकंसेप्शन। दे आर पीपल जो अमीर वीगन है, दे आर पीपल जो गरीब वीगन है, दे आर पीपल जो गांव से वीगन है, शहर से वीगन है। लकीली हम जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जो ट्रेडिशनल प्लांट बेस्ड डाइट है, उसमें से अगर आप घी और मिल्क को एलिमिनेट करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट प्लांट बेस्ड डाइट है, वीगन है। और घी और डेयरी तो एक प्रकार का एलीट साइड खाने ऑफ में, एलीट खाने में ही आता है। तो आप उसको हटा रहे हो, देन दैट इज अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ कि आप मतलब इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपका जो है प्राइस कम होगा। चक्कर ये होता है कि लोग यहाँ पे ये फॉल्टी आर्ग्यूमेंट देने लगते हैं कि व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन। तो मेरे भाई ये समझो कि न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम इंडिया में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वीगनिज्म है। इंडिया में जितनी भी न्यूट्रिशन की इंडिया में वीगन कितने हैं, 1% बहुत बोल रहा है, पॉइंट कुछ परसेंट भी नहीं होगा। लेकिन B12 की डेफिशिएंसी पे वीगन्स को पकड़ लेते कि वीगन्स को B12 नहीं मिलता है, बाकियों को मिल जाएगा B12 इंडिया में। पैंडेमिक है इंडिया में पैंडेमिक है B12, ठीक है। हर कहीं किसी डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ा बोलोगे डॉक्टर मेरा एनर्जी लेवल का, मैं सबसे पहले बोलेगा B12 का शॉट ले लो, B12 का टेस्ट कराओ।
आप किसी भी उसमें डायग्नोस्टिक्स लैब में चले जाओ, B12 और D3 का पैकेज चलता है। क्यों? क्योंकि वो फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि पता है कि लोग आते हैं, तो उन्होंने इसको मतलब ऑप्टिमाइज करके रखा है कि एक दिन के अंदर आपको रिजल्ट दे देंगे। तो ये नुआंसेस जो है ना कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसको बहुत बार लोग मर्ज कर देते हैं कि जब आप डेयरी भी हटा दोगे और आप ये भी हटा दोगे तो न्यूट्रिशन और कम हो जाएगा। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि न्यूट्रिशन हटा दो, मैंने बोला ये प्रोडक्ट हटा दो और इनको रिप्लेस कर दो ट्रेडिशनल इंडियन प्लांट बेस्ड डाइट से, तो आपका काम बन जाएगा। एंड दैट इज समथिंग। तो वहाँ पे नॉलेज की ऑफकोर्स कमी है कि लोग इंडिया में ऑलरेडी प्रोटीन डेफिशिएंट है, विटामिन डेफिशिएंसी है। तो अगर कोई वीगन बन रहा है तो मैं सबसे पहले उसको, मेरे को ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ना कोई मेरे को मैसेज करता है कि शिवम आपकी वजह से मैं वीगन बन रहा हूँ। तो मैं सबसे पहला मेरा होता है कि ग्लैड कि आप ये चीज़ कर रहे हो, प्लीज़ आप अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ दिनों में आप वीगन बनने की वजह से आपको और नुकसान कुछ हो जाए, फिर आप गाते फिरोगे कि नहीं वीगन की वजह से मेरा ऐसा हो गया। एक थोड़ा बहुत न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन सबको होनी चाहिए आज की डेट में, एंड दैट गोज फॉर एवरीवन यार, दैट गोज फॉर एवरीवन, वेजिटेरियन और कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि भाई मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मुझे सब मिल रहा है। आधी जनता जो इंडिया में नॉन वेजिटेरियन हो, ऐसा नहीं है हर रोज नॉनवेज खा रही है, उसमें भी जंक फूड खा रही है। आप जाके क्या कहते हैं किसी KFC टाइप जगह में जाके आप कुछ फ्राइड खा रहे हो तो उससे आपका कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? तो बेसिक न्यूट्रिशन की नॉलेज सबके पास तो आज की डेट में होनी ही चाहिए। एंड अगर वो है तो आप अपने जेब पे ज़्यादा लोड बिना डाले इंडिया में आज की डेट में इन मोस्ट ऑफ दी सिटीज़ आराम से प्लांट बेस्ड डाइट पे जा सकते हो। द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको ये जर्नी शुरू से इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में इंडिया में वीगन नेटवर्क, वीगन इतने सारे हैं कि आप जिस भी शहर में हो, जिस भी स्टेट में हो, वहाँ पे ऑलरेडी कोई ना कोई होगा जिसकी लाइफस्टाइल आपसे बहुत सिमिलर होगी। कि आपको हेल्थ एंड फिटनेस मेंटेन करना है तो वो इंसान होगा कोई जो ऑलरेडी वो करते हुए वीगन है। कि आपको कोई हेल्थ एंड फिटनेस से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ टेस्ट से मतलब है। आप वैसा भी कोई वीगन होगा जो आपको सिर्फ ये बताएगा कि कैसे घर पे बढ़िया से चॉकलेट आइसक्रीम बना के खाया जाए वीगन, तो ऐसे भी लोग होंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको जीरो से इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। तो किसी के दिमाग में अगर ये बात आ रही है नहीं मैं कैसे करूँगा, बड़ा कठिन है, ये है वो है, ये सब अगेन ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर हाउ वीगन। अगर वाई वीगन आपके दिमाग में, आपके दिल में क्लियर है कि नहीं, आई हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनिमल्स, कि मैं जानवर के नज़रिए से सोच रहा हूँ, तो हाउ वीगन तो बहुत आसान है यार। आज की डेट में इतने सारे लोग हैं, दे आर पीपल हु विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। आप मेरे को DM करना, कोई अगर ऐसा है जिसको वाई वीगन सॉर्टेड है, उसको हाउ वीगन बनना है, मेरे को DM करो। आई मेक श्योर कि दैट यू आर कनेक्टेड टू समवन, टू द राइट व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आप उन लोगों के साथ उनके गाइडेंस में हो जो आपको स्टार्टिंग में आराम से हेल्प कर देंगे। अच्छा, तो अपार्ट फ्रॉम वॉइस ऑफ वीगन्स, मेरा जो नेक्स्ट मैं जानना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम वॉइस ऑफ वीगन्स, आप लोगों को कौन ऐसे जो व्यक्ति है या ऑर्गेनाइजेशन है जो ये जो अच्छे काम कर रहे हैं वीगनिज्म को लेके या एनिमल के लेके, तो वो आप कौन से व्यक्ति का नाम बोलना चाहेंगे? बहुत सारे हैं अब आज की डेट में। तो अगेन थैंक्स टू कंटेंट क्रिएटर्स, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु यू कैन रीच आउट टू। बड़े स्केल पे अगर बात करें जिनका चैनल वगैरह बड़ा है, तो सबसे पहले नाम आएगा अरविंद एनिमल एक्टिविस्ट का, हु हैज़ बीन डूइंग इट आई थिंक पिछले 10 साल से, इफ नॉट मोर। आचार्य प्रशांत, अगेन समवन हु वाज वेरी वोकल अबाउट वीगनिज्म। पीपल फार्म बोल के अकाउंट है, दे आर ऑल्सो वेरी वोकल अबाउट वीगनिज्म। YV केयर बोल के है। तो ये सब बड़े अकाउंट्स हो गए। सुरेश व्यास है। एंड देन बहुत सारे, अब क्या कहते हैं, वॉइस ऑफ वीगन्स, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाना, तो उस पेज से मैं सिर्फ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट वाले जो पेज है उनको ही फॉलो करता हूँ। तो उसके आप मेरे फॉलोइंग आ नहीं, आई थिंक 150-200 लोग होंगे। उसमें लिस्ट देख लो, बहुत सारे आज की डेट में राइजिंग कंटेंट क्रिएटर, राइजिंग एक्टिविस्ट है जो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। देयर आर मेनी ऑफ देम। मतलब अगर मैं 1-2 का नाम लूँगा तो शायद मैंने उनके नाम लिए जो बड़े अकाउंट्स है, बाकी दे आर स्मॉलर अकाउंट्स एज वेल जो जिनके साथ लोग शायद ज़्यादा रिलेट कर जाए। सो डू चेक देम आउट। देयर मतलब इन्फॉर्मेशन इज ऑल देयर टुडे आज की डेट में। मतलब हाँ, मतलब किसी को अगर डाइट का भी कोई मतलब प्रॉब्लम है तो मैंने कुछ दिनों पहले नंदिता शाह जी के चैनल देखा, ठीक है, शरण, और उनका एक वेबसाइट भी है। वहाँ पे मतलब
वहाँ पे रेसिपीज बहुत सारे हैं कि कैसे आप क्या क्या मतलब न्यूट्रिशन या फिर कैसा खाना आप वीगन में बना सकते हैं, ठीक है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट अ नोट देयर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आई ट्राई टू बी एज डिप्लोमेटिक एज पॉसिबल। तो वीगन स्पेस में देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो हेल्थ को लेके थोड़ा ज़्यादा इंथुजियास्टिक है और हेल्थ के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, और वो लोग आपको बोलेंगे कि होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ चले जाओ, ठीक है, और वो पूरा का पूरा होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में जाते हैं, विच फॉर सम पीपल मे नॉट बी द बेस्ट आउटकम। तो एक चीज़ जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ इससे, कि आप अगर वीगन बन रहे हो ना, तो आप पहले तो एनिमल्स के लिए बनो, और हेल्थ के लिए ना मेरा ये एक जनरल सजेशन है जो लॉजिकल लगता है, कि बहुत सिग्निफिकेंट चेंज मत कर दो अपने लाइफ में टू बिगिन विद। स्टार्टिंग के 6 महीने ना थोड़ा जो आप जो कर रहे हो, बस बेसिक फूड अपने क्या कहते हैं प्लेट से माइनस करो एनिमल प्रोडक्ट्स, और उनको न्यूट्रिशनली रिप्लेस करो। और उसके लिए सिंपल है, आज की डेट में इतने सारे ऐप्स है जहाँ पे आप अपना कैलोरी वगैरह ट्रैक कर सकते हो, तो वो चीज़ करो। तो जो आपने जो उनका शरण वालों की बात करी, वो दे आर मोर टूवर्ड्स होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, कंप्लीट होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। तो अभी उसमें क्या होगा ना, मान लो कि आपके जैसे 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 सौम्य है कि एकदम आपका एक पर्टिकुलर खाने का तरीका है, आप सडनली होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में जाओगे तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। देयर कैन बी अ रैपिड वेट लॉस एज वेल, विच कैन बी अ गुड थिंग, बट एकदम से ऐसा चेंज होता है लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। तो थोड़ा ना टेक द चेंज स्लोली। आप पहले एक एवरेज वीगन बन जाओ, इन द सेंस कि आप जो खा पी रहे हो उसमें से आप सिंपल एनिमल प्रोडक्ट्स माइनस करो और अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन को रिप्लेस करो, एंड उसके बाद कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज करना है तो आप वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। एंड यस, ऑन दैट नोट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको आप हेल्थ एंड फिटनेस के लिए फॉलो कर सकते हो। कुंतल जी बोल के एक शख्स है इंस्टाग्राम पे, जो क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट पे जो 2 बार चढ़े हैं, एंड ही इज़ अ फिटनेस कोच। So yeah, there are many people who are now talking about the fitness aspect as well, and that is something जो मैं अपने कंटेंट में अब धीरे धीरे, अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करते हो तो मैं धीरे धीरे बीच बीच में हर 10 में से 1-2 पोस्ट फिटनेस से संबंधित डाल रहा हूँ, कि लोगों को एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज हो न्यूट्रिशन का। रोशनी सांघवी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑन इंस्टाग्राम अगेन, जो काफ़ी नॉलेजेबल शख्स है। और एक जो फॉरेनर है या एक इन्फ्लुएंसर, मैंने शायद 1-2 साल पहले देखा था कि वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, निमाई डेलगाडो एक नाम है निमाई डेलगाडो इज अगेन ही इज वो तो खैर एलीट लेवल एथलीट है, तो आप उनको भी देखते हो। एलीट लेवल एथलीट्स में भी बहुत सारे एग्जांपल है, टोरी वॉशिंगटन, निमाई डेलगाडो, मार्शल, एक शख्स है वो आई थिंक 60+ एज, माइकल फेरेंसिक बोल के एक शख्स है 60+ ईयर्स ओल्ड है, वो नेचुरल बॉडी बिल्डर है, 20 साल से कर रहे, 10 साल से वीगन है। इंडिया में एक है फिट वीगन ओवर 40 बोल के अजीतेश, अगेन मतलब कैलिस्थेनिक्स में दम गॉड लेवल मूव्स है उनके, एंड देन यू सी दैट ही इज बीन अ वीगन फॉर मोर देन 10 years। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप सर्च करोगे देयर इज नो लिमिट। आप कोई भी स्पोर्ट्स में चले जाओ, उसके एलीट लेवल पे आपको लोग मिल जाएंगे जो वीगन है। तो इंस्पिरेशन की कमी नहीं है, मतलब भर भर के इंस्पिरेशन है। वैसे आप जब पब्लिकली डिबेट करते हो तो मोस्ट कॉमन जो आर्गुमेंट्स आता है वो क्या क्या आता है? एनिमल जो मीट ईटर है उनके तरफ से सब देखिए, जब पब्लिकली डिबेट करता हूँ तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि अब पब्लिक में ना जब चेहरा दिखता है लोगों, लोग थोड़े अकाउंटेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू कमेंट सेक्शन जहाँ पे एनोनिमस अकाउंट्स आके लोग कुछ भी बकवास कर लेते हैं। तो लोग थोड़ा हमली बात करते हैं, और बकवास करने की एक लिमिट होती है, तो पता है कि अब इसके बियॉन्ड बकवास करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो वो एक चीज़ अच्छा होता है इसके फेस टू फेस डिस्कशन में। आई थिंक फर्स्ट रिएक्शन जो लोगों का होता है वो बहुत कॉमन है, प्लांट्स फील पेन बोल के एक आता है। तो मतलब एसेंशियली कॉग्निटिव डिसोनेंस बोल के एक चीज़ होती है। तो आर्ग्यूमेंट से पहले मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाता हूँ साइकोलॉजी का, कि एक इंसान जनरली ये मानता है कि वो एक काइंड या कंपैशनेट डिसेंट ह्यूमन बीइंग है, लेकिन मैं उनको क्या बताता हूँ कि आप जो एक्शन कर रहे हो दैट सजेस्ट अदरवाइज। तो एक्शन आपका यहाँ पे है और आपके वैल्यूज़ यहाँ पे, और इनके बीच में मिसमैच है।
तो इस मिसमैच को पूरा करने में जो इंसान के दिमाग में थॉट्स आते हैं उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, जिसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि या तो वो अपने एक्शन को चेंज कर दे, विच मीन्स कि वीगन बन जाए, और नहीं तो वो अपने वैल्यूज़ को चेंज कर दे, कि बोले कि नहीं मैं कंपैशनेट काइंड इंसान हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसा ही इंसान हूँ, मैं यही करूँगा, विच जनरली डजंट हैपन। तो तीसरा ऑप्शन बचता है, वो अपने एक्शन को जस्टिफाई करने लगता है, एंड वहाँ पे ये सारे आर्ग्यूमेंट्स निकल के आते हैं, जिसमें से प्लांट्स फील पेन एक बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट है, कि लोगों को लगता है कि प्लांट्स आर लिविंग बींग्स, और वहाँ से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्लांट्स आर सेंटिएंट बींग्स या कॉन्शियस बींग्स, कि उनके अंदर भी जानवर जैसी चेतना है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों में। दूसरा, जब वेजिटेरियन से बात करते हैं तो वो इस डिफेंसिव मोड में जाते हैं कि यार मतलब इंडिया में डेयरी इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऑलरेडी वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, आप नॉन वेजिटेरियन से बात करो, ये एक कॉमन चीज़ आता है। और एक लाइवलीहुड को लेके आता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं अगर हम नहीं करेंगे तो मतलब इतने सारे लोगों की लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करता है, एनिमल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में लाइवलीहुड लोगों की ख़राब हो जाएगी। तो ये सब कॉमन आर्ग्यूमेंट्स है, जिसका मैंने मेरा ब्लॉग है voiceofvegans.com, उस पर वीगन आर्ग्यूमेंट्स मैंने ऐसे लगभग 25-30 डाल रखे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, और उनके आंसर्स भी लिखे हुए। तो ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके दिमाग में जो मैंने ये 3-4 ये कॉमन वाले बोल दिए, अगर आपके दिमाग में कुछ इसके अलावा आता है तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ये मत सोचना कि आपने कुछ एक बहुत ही धमाकेदार पॉइंट्स विगनिज्म के अगेंस्ट में सोच लिया है। वो पॉइंट का ऑलरेडी एक वेल राउंडेड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, और जहाँ पे भी नीडेड डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनेशन है, विच विल जस्टिफाई विगनिज्म। तो अगर किसी के दिमाग में कुछ अतरंगी सा आता है, देन प्लीज डोंट अज्यूम कि आप वो पहले इंसान हो जिसने ये सोचा है और इसका कोई वेल राउंडेड आंसर नहीं है। मतलब जी मतलब इस चीज का कोई हद नहीं, ये जो इलॉजिकल का जो आर्गुमेंट्स होता है। मैंने 1 साल पहले एक कमेंट पढ़ रहा था कि जो डेयरी इंडस्ट्री है वो तो शायद जो कैटल इंडस्ट्री है उससे CO2 प्रोड्यूस होता है बहुत, और एक इंसान जो ये कह रहा था कि अगर कैटल इंडस्ट्री खत्म हो जाए और ये फार्मिंग और ये खत्म हो जाए तो CO2 का डिफिशियंसी हो जाएगा अर्थ में। तो वही है ना, तो इंडिया मतलब और ये 1 आवर से चल रहा है, फेसबुक में 1 आवर से ये कमेंट चल रहा है। तो वही कह रहा हूँ कि देखिए, एक समझदार आदमी वो होता है जो ओपिनियन बहुत बाद में बनाता है। एक्चुअल में इसका एक वो है, डनिंग क्रगर इफेक्ट कहते हैं, कि जो इंसान जितना पढ़ा लिखा हो जाता है ना, वो अपने ओपिनियन को लेके उतना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, या अंडर कॉन्फिडेंट ना हो, अपने ओपिनियंस को लेके उतना मतलब बैकफुट में आ जाता है कि मैं ओपिनियन बहुत बाद में दूंगा, पहले मैं बहुत ज्ञान बटोरूंगा। और जिसका ज्ञान कम होता है उसके साथ बिल्कुल उल्टा होता है, वो हर बात पे ओपिनियन देने को तैयार रहता है। एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, जैसे ये लोग जो ओपिनियन देते हैं किसी भी टॉपिक पे, आप कोई भी राइट का हो लेफ्ट का हो, मैक्सिमम लोगों को आप उठा लो, कोई भी टॉपिक हो, चाहे ये टेररिस्ट अटैक हो, ओपिनियन एकदम मतलब आग बबूला है ओपिनियन देने के लिए। उनको बोलो कि भाई तुम जरा 1 मिनट 2 मिनट का इस टॉपिक के ऊपर मोनोलॉग दे दो, जहाँ पे तुम कोहेरेंट तरीके से एक पॉइंट बाई पॉइंट अच्छे से अपनी बात रख पा रहे हो। कुछ नहीं बोल पाएंगे, 2 मिनट में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 60 सेकेंड तक अपनी बात को खड़े होके बोलने में लोग नहीं बोल पाएंगे। आते हैं ना वो वाले इंटरव्यू, अभी एक देख रहा था, एक से किसी ने पूछा कि भारत को विश्व गुरु बनना है, एकदम जोश में बोल दिया। तो जो जर्नलिस्ट था बढ़िया था, उसने पूछ लिया मतलब विश्व गुरु मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? मतलब बनना है बस, इसके अलावा उसका जो वोकैबुलरी था तकरीबन 10 शब्दों के अलावा गया ही नहीं, मतलब बनना है, और ऐसे ऐसे यही बस बोलता रहा वो। तो यही चीज़ है, लोग मतलब ओपिनियन देने में बहुत ज़्यादा आगे हैं लेकिन नॉलेज गेन करने में बहुत पीछे। तो ये चीज़ तो अब क्या करें, वही घूम फिर के बात आती है कि क्रिटिकल थिंकिंग को अपना बढ़ाना पड़ेगा, साइंटिफिक टेम्परमेंट जिसे कहते हैं। जी मतलब आपने गेम थियरी के बारे में मतलब जानते हैं ना? हाँ मतलब वहाँ पे मतलब यहाँ पे एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है कि गेम थियरी में जैसे मतलब 2 आदमी कोऑपरेट करते हैं तो दोनों को 3-3 पॉइंट मिलते हैं, अगर एक कोऑपरेट नहीं करता दूसरा करता है तो एक को -1 और एक 5। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो मतलब सिमुलेशन चलाए गए थे वहाँ पे ये इस पे फोकस किया गया था कि मतलब जो यूजर है वो कोऑपरेट करेगा या कोऑपरेट नहीं करेगा।
लेकिन यहाँ पे मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ, गेम थियरी को हैक करने का एक सबसे मतलब अच्छा एक रास्ता है कि तुम कोऑपरेट करो और अपने सामने वाले को किसी भी तरह से मतलब मजबूर करो कि वो कोऑपरेट ना कर सके। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कोई इंसान मतलब खुद कह रहा है कि ठीक है वीगनिज्म बहुत ही अच्छा है, वेजिटेरियनिज्म बहुत ही अच्छा है, पर पीठ पीछे वो मीट कंज्यूम करता है। तो ये मुझे थोड़ा लगता है कि गेम थियरी को हैक करने का रास्ता मतलब लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं सदियों से, पर पता नहीं कर मतलब स्वीकार नहीं करेंगे कि वो खुद कहेंगे कि चोरी करना पाप है, पर पीठ पीछे थोड़ी चोरी वो खुद भी कर लाएंगे, मतलब करेंगे। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल? ये अगेन इंसान की मानसिकता ही है कि सिंपल सा एक्शन। कमिंग बैक, मैं बार बार सेक्सिज्म के एग्जांपल पे आता हूँ क्योंकि वो सबसे रेलिवेंट और रिलेटेबल एग्जांपल है। विगनिज्म पे बहुत बार लोग समझ नहीं पाते। सेक्सिज्म का बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जांपल, इससे सरल एग्जांपल क्या होगा कि लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, कंपनी में पॉलिसीज होती है वुमेन एम्पावरमेंट की, और वही लोग जो बात करते हैं, कितने सारे लोग हैं जो खुद सेक्सिस्ट इन नेचर होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस में पार्टिसिपेट करते होंगे या फिर वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन में पार्टिसिपेट करते होंगे। अगेन इट कम्स डाउन टू दैट पॉइंट कि प्रिविलेज गिव अप करना मुश्किल होता है, एज सिंपल एज दैट। अगर किसी चीज से आपको फायदा हो रहा है किसी भी प्रकार से, तो उसको गिव अप करना मुश्किल होता है। तो सेक्सिज्म के केस में अगर मैं बात करूं, तो आज की डेट में खुद को एंटी सेक्सिस्ट कहना या एंटी सेक्सिस्ट पोजीशन रखना एक पॉलिटिकली करेक्ट पोजीशन है। तो इसके लिए लोग एक्ट करते हैं एंटी सेक्सिस्ट, लेकिन अगर रियलिटी में शायद उतने लोग एंटी सेक्सिस्ट ना हो, ज़्यादातर लोग सेक्सिस्ट होंगे, चाहे जितने प्रोग्रेसिव खुद को दिखा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर है तो दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे वो जो आप जो एग्जांपल बोले ना, और ज़्यादा लागू, क्योंकि वीगनिज्म के केस में तो दिखाना भी ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि आपके मतलब सोसाइटल नॉर्म अभी डिक्टेट नहीं कर रहा है कि आपको एनिमल एक्सप्लॉयटेशन बंद करना है। जब वो हो जाएगा तब इस टाइप के हिपोक्रेट लोग और आएंगे। लेकिन वो जो आप जो सवाल पूछ रही है, ऐसे लोग इस पर्टिकुलर केस में और ज़्यादा है, जहाँ पे लोग सेक्सिज्म के केस में और ज़्यादा है, जहाँ पे सामने सामने तो हाँ बोल रहे हैं कि हाँ ये मतलब वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, और वहीं पे घर पे क्या कहते हैं, काम जो है, जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, भले ही उनकी पार्टनर जॉब करती हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियरली अनइक्वल है, क्योंकि वहाँ पे वो प्रिविलेज आ जाता है कि ये तो ऐसे चलता आ रहा है तो हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दैट इज मतलब अगेन इट कम्स डाउन टू कंडीशनिंग, एंड वो बैंडेड सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं ना, उन्होंने करेक्टिव मेजर्स पे काम कर रहे हैं कि ऊपर से, क्योंकि हमको सोसाइटी में ऐसे दिखना है कि हमें एक इज्जतदार इंसान दिखना है, और आज की डेट में इज्जतदार इंसान की परिभाषा में एंटी सेक्सिस्ट एक कंपोनेंट है, तो इसके लिए वो दिख रहे हैं। तो वो जो कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द रोल दैट दे आर प्लेइंग। वो दिल से एंटी सेक्सिस्ट नहीं है, अगेन वो मन के अंदर में अदराइजेशन ही चल रहा है। अगर आज को अगर स्विच दबा के अगर दुनिया में एकदम एनार्की स्टेट में आ जाए, तो एकदम से वो लोग ही अपने सही असली रूप में आ जाएंगे, तो डोमिनेंस जो है उनका निकल के चला आएगा। तो अगेन अगर वही है कि मन के अंदर से अगर जब तक एथिक्स एंड मोरालिटी पे और डिस्कशन नहीं होता है, बच्चों के अंदर में ये बीज नहीं बोया जाता है, जहाँ पे यू सी वननेस इन दिस, कि आप किसी का नुकसान कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ को समझो, उस पर रिफ्लेक्ट करो। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ पे बचपन से ही ऐसा नहीं है, हमको बचपन से ही मतलबी बनना दिखा दिया गया, सिखाया गया है, एंड वही चीज़ सोसाइटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है इन डिफरेंट इशूज़। तो उसको कुछ वो कर नहीं सकते, मतलब आप उसको बस कॉल आउट कर सकते हो। व्हाट वाज द मी टू मूवमेंट? मी टू मूवमेंट क्या था? मी टू मूवमेंट में यही था ना कि जितने समाज में केविन स्पेसी टाइप के लोग जो एकदम देख के लग रहा है कि इतने अच्छे लोग हैं, है ना, कि कोई दिक्कत नहीं है, बट देन सडनली लोग सामने आके उसके ऊपर बात करने लगे, तब पता चला कि नहीं, देवर यूजिंग, जब इनको इस बात का कॉन्फिडेंस मिला कि हम फंसेंगे नहीं कुछ बुरा करके, देन देवर एक्सरसाइजिंग देयर पावर। तो वो जो नकाब था वो तब तक था जब तक सोसाइटी में फिट इन करना था। जैसे ही एक सिचुएशन मिला
जो आइसोलेशन में था, जहाँ पे समझ में आया कि सामने वाले के पास पावर नहीं है तो मैं इसका शोषण कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो लोगों ने उसको एक्सरसाइज किया। तो दैट इज वेरी रेलिवेंट टू व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? कि लोग नकाब तो पहने हुए बोल दे रहे हैं, कि कहने के लिए बात कर दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जब भी मौका मिल रहा है जहाँ पे उनको लग रहा है कि मैं ये गलत काम करके बच निकलूंगा, दैट इज व्हेन दे आर एक्सरसाइजिंग देयर पावर, राइट? जी, मतलब सौम्यजीत के पास अगर कोई सवाल हो तो वो कर सकता है, क्योंकि मेरे पास जो आखिरी सवाल है वो मैं पॉडकास्ट का आखिरी सवाल मतलब करना चाहूँगा, बनाना अच्छा, चाहूँगा। तो एक मैं एंडिंग क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे केस में अगर एक्सपीरियंस हुआ है शायद आपको कि आपने आधे घंटे या 1 घंटे एक पर्सन से डिबेट किया है और लास्ट में वो पर्सन कह रहा है कि वीगनिज्म इज अ पर्सनल चॉइस, तो आप उस विषय पे क्या कहेंगे? इज इट अ ये तो पर्सनल मतलब चॉइस? हाँ, तो दिस इज समथिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन। आपने पूछा ना, बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट आता है, तो पर्सनल चॉइस है, देन दैट कैन, मतलब एटलीस्ट अगर मेरे साथ डिस्कशन हो रहा है तो वो कभी एंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां से तो मैं फिर नया डिस्कशन चालू करता हूँ। फिर पर्सनल और चॉइस, ये दो शब्दों की बारीकियों में घुसने की बात आ जाती है कि व्हाट इज पर्सनल। क्या किसी को थप्पड़ मारना पर्सनल चॉइस है? कोई कह सकता है, कोई कह सकता है नहीं है, ठीक है, चॉइस तो है ही एटलीस्ट। और पर्सनल है कि मैं ही, मतलब मान लो कि आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो, चॉइस आपकी है। पर्सनल कोई कह सकता है कि हाँ, क्योंकि आप ही ने सोचा कि मुझे मारना है थप्पड़। सवाल ये नहीं कि पर्सनल चॉइस है कि नहीं, सवाल ये है कि इस चॉइस से अगर कोई और नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, देन दैट इज द क्वेश्चन। पर्सनल चॉइस तो कुछ भी हो सकता है ना। एक रेपिस्ट का भी पर्सनल चॉइस था जाके किसी को रेप करना, दैट इज अ पर्सनल चॉइस। बट if someone is negatively impacted by that, then that choice has to be taken into consideration, then that choice has to be brought into justice. ये इंपॉर्टेंट मैटर है ना, कि चॉइस से बात ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो वो पर्सनल है। अगेन, पर्सनल इम्पर्सनल, इसके वर्ड में लोग मेंटल जिम्नास्टिक कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि उससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। एंड व्हेन इट कम्स टू ईटिंग एनिमल प्रोडक्ट्स, देन द आंसर इज क्लियर कट यस, कि कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट इस हद तक हो रहा है कि उसकी जिंदगी को लिविंग हेल बना दिया गया है, उसका कत्ल हो रहा है, उसके आंखों के सामने उसके भाई बहन, उसके दोस्तों का कत्ल हो रहा है। दैट इज द लेवल ऑफ इम्पैक्ट आपका चॉइस क्रिएट कर रहा है, देन दैट इज नॉट अ पर्सनल चॉइस, इट्स अ डायरेक्ट केस ऑफ राइट्स वायलेशन। अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये पर्सनल चॉइस नहीं हुआ। सो दैट इज हाउ इट शुड बी। तो मेरे साथ तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई पर्सनल चॉइस बोल के बच के निकला हो। तो इसको तो मैं पकड़ लेता हूँ कि पर्सनल चॉइस क्या है। तुम्हें थप्पड़ मारूं वो मेरा पर्सनल चॉइस है। और एक बात है कि पर्सनल चॉइस और ऐसे ऐसे कभी आर्गुमेंट्स आए हैं कि आप जो कह रहे हैं कि अगर मेरे कुछ चॉइस से अगर और एक इंसान या और एक एंटिटी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है तो वो मेरा पर्सनल चॉइस नहीं है। अगर अब जो मेरे सामने वो आदमी खड़ा है वो अगर आर्गुमेंट दे कि बहुत सारे लोग डेयरी मीट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अगर रातों रात ही वीगनिज्म शुरू हो जाए तो वो अच्छा होगा शायद, पर उन लोगों का क्या होगा? मतलब मेरा एक डिसीजन उन्हें भी तो इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे कभी आर्गुमेंट्स आए हैं और आंसर का क्या रहा है? हाँ, तो ये वही मैंने बोला थोड़ी देर पहले, लाइवलीहुड वाला पॉइंट है ना, कि अगर सब लोग वीगन बन गए तो व्हाट अबाउट द डेयरी फार्मर एंड व्हाट अबाउट द पोल्ट्री। तो आंसर तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको मतलब लॉजिकली क्या लगता है कि कोई इंसान जब KFC में घुस के पॉपकॉर्न खा रहा है वहाँ पे, तो वो इसलिए खा रहा है कि जो इस काम में जुड़ा हुआ है उस इंसान की आमदनी में बना दूं। आप मतलब एक दस सोचने वाली बात है, मतलब बहुत ही भद्दा आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि वो काम भी तो ऐसा नहीं है ना कि बहुत रेस्पेक्टफुल काम, जिसको आप, जो इंसान ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है, जनरली जो अर्बन एलईडी आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि व्हाट अबाउट द लाइवलीहुड ऑफ द स्लॉटर हाउस वर्कर। ओ रियली? स्लॉटर हाउस वर्कर के मतलब आप ये नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा उनके बच्चों के साथ खेले? दैट इज, आई यूल नेवर टेल योर चिल्ड्रन टू एस्पायर टू बी ए स्लॉटर हाउस वर्कर। उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? सुबह से लेकर शाम तक बस कत्ल करना। मतलब इमेजिन कि आप
उस इंसान की मजबूरी को अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हो, अपना जस्टिफायर बना रहे हो। जो इंसान वहां पे आके काम कर रहा है वो तो खुद क्या कहते हैं, वहां पे कौन आके काम कर रहा है? जैसे मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में जाता हूँ तो देखता हूँ जो मनी मेकर होते हैं वो बहुत कम लोग हैं वहाँ पे। वो प्योर कैपिटलिस्टिक मॉडल चल रहा है वहाँ पे। जो ओनर्स होते हैं, जिनके बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वो लोग पैसे बना रहे हैं। बाकी जो वहाँ पे आके जो वर्कर्स है, दे आर जस्ट लाइक लेबरर्स। दैट इज नॉट एन आमदनी विच एनीवन एस्पायर्स टू, लाइक दैट इज नॉट द जॉब विच एनीवन एस्पायर्स टू डू। ये सबसे बड़ा दोगलेपने का बात है। बट ठीक है, चलो कोई अगर इंसान है वो कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो इसीलिए खा रहा हूँ, कि लोग झूठ बोल देते हैं ना फिर कि वो जो बैड फेथ आर्ग्यूमेंट है, बोले कि नहीं नहीं मैं तो इसीलिए खाता हूँ कबाब और क्या कहते हैं बिरयानी, ताकि भाई का घर चल सके। तो चलो मान लेते, चलो ऐसा है भी अगर, तो भाई तो तुम जाके फिर क्या कहते हैं ये मर्डर भी किसी को, सीरियल किलर को जाके करवाओ ताकि सीरियल किलर का घर चल सके, है ना? या फिर प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री में क्या कहते हैं जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसे हुए, तुम उस इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करो ना, वहाँ क्यों नहीं सपोर्ट कर? तुमने कभी ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि यार ये कैलाश सत्यार्थी जो इंडिया से नोबेल लॉरिएट है, ठीक है, उन्होंने कितने लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया है? कभी उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखा है किसी ने लिखा है कि कैसा आदमी है, इन्होंने क्या कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स की जो इंडस्ट्री थे जहाँ पे जो लोग इतना काम करते थे उनका घर चलता था, उसको इसने रातों रात बंद कराने की कोशिश कर रहा है? कभी नहीं देखा है ना। तो दैट इज द रियल थिंग। मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज द विक्टिम। तो एनिमल्स आर द विक्टिम। आप ये बोलने के, आप क्या बोल रहे हो कि नहीं आप ये मर्डर और एक्सप्लॉयटेशन जारी रखो क्योंकि उनकी लाइवलीहुड इम्पैक्ट नहीं होगी, तो दिस इज अ वेरी फ्लॉड आर्ग्यूमेंट। अगर विक्टिम इंसान होगा तो आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे। आप ये आर्ग्यूमेंट, पहली बात तो इट कम्स फ्रॉम अ बैड फेथ। आप ये आर्ग्यूमेंट दे इसलिए रहे हो, आप बस, आपको कोई परवाह नहीं है उसके बारे में, आप अपने टेस्ट के लिए आर्ग्यूमेंट दे रहे हो। लेकिन चलो कोई अगर जबरदस्ती भी दे रहे हो, देन व्हाई आर यू नॉट सपोर्टिंग द इंडस्ट्रीज जहाँ पे विक्टिमाइजेशन ह्यूमंस का हो रहा है? प्रजातिवाद है शायद, प्रजातिवाद है। प्रजातिवाद है। और चलो एक बार को मान भी लो कि तीसरा मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, कि रातों रात कहाँ कोई वीगन होने वाला है। रातों रात अगर वीगन हो गए होते सब तो फिर मतलब हम कुछ और कर रहे होते। ऐसा नहीं हो रहा है ना। डिमांड एंड सप्लाई, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, अब प्योर प्रैक्टिकल टर्म में बात करें तो डिमांड चेंज होता है, सप्लाई धीरे धीरे उसके हिसाब से अडेप्ट करता है। अब ये वही सिली बात होगा। अब मैंने फिलोसॉफी को साइड में रख दिया है, ठीक है, जहाँ पे आपके इनकंसिस्टेंसीज को, मॉरल रीजनिंग जो कि फ्लॉड थी, मैंने चलो तब भी एक बार को उसको साइड में रख दिया। अब मैं प्योर इकोनॉमिक्स के टर्म से बात कर रहा हूँ। ये आर्ग्यूमेंट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही मूर्खपने का है जितना वो आर्ग्यूमेंट था कि कंप्यूटर आ गया, अब लोगों की मतलब जॉब्स चली जाएंगी। सिमिलर और करें कुछ मतलब of course the nature of the job will change and that is why he said कि आज की डेट में nature of the job जब चेंज होता है तो सप्लाई अपने आप अडेप्ट होना चालू हो जाता है। जिसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ कि टोफू में जो बिगेस्ट प्लेयर्स, एटलीस्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ मैं देख रहा हूँ, दे आर डेयरी प्रोड्यूसर्स। डेयरी इंडस्ट्री वाले टोफू बना रहे हैं बिकॉज दे आर रियलाइजिंग कि यार हमारा पनीर का अब शायद धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, या उन्होंने मार्केट रिसर्च किया कि आगे चल के ड्रॉप होगा, तो हाउ डू वी रिटेन दिस। इससे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, चलो ये अगर लोगों के दिमाग में घुस जाएगा कि इंडिया में सिगरेट बनाने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है आईटीसी, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, जो निकोटेक्स आता है उसका एक जो सबसे बड़ा राइवल प्रोडक्ट है, क्विक निक बोल के शायद उस प्रोडक्ट का नाम था, वो भी उन्हीं का है। तो जो सिगरेट बना रहा है वो देख रहा है कि नहीं अब लोग हेल्थ के लोग सीरियस हो रहे हैं, तो उनको अब सिगरेट छोड़ना है। अब वही लोग उसको छुड़वाने का भी क्या कहते हैं प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं सामने। सो यूएस में दे आर डॉक्यूमेंटेड केसेस जहाँ पे आई थिंक दे आर मल्टीपल केसेस। एक 30-40 साल पुरानी डेयरी इंडस्ट्री थी विच हैज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म टू अ प्लांट बेस्ड कंपनी नाउ। उन्होंने बोला कि अब हमको प्लांट बेस्ड का फ्यूचर ज़्यादा दिख रहा है, हमने धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट से टेस्ट किया एंड देन नाउ दे हैव कम्प्लीटली शिफ्टेड टू अ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट लाइन। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियली जो डिमांड है, बिकॉज वो रातों रात चेंज नहीं हो रहा है। कंप्यूटर्स वगैरह के केस में रातों रात तब भी मतलब बहुत रैपिड चेंज था, इस केस में तो रातों रात चेंज नहीं हो रहा है, तो इट विल चेंज ग्रेजुअली। तो कोई इंसान को सही में लगता है, ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई
ऑनेस्ट इंसान है जो इसलिए मुर्गा खा रहा है कि जो मुर्गा काट रहा है उसका जीवन चले, ऐसा शायद ही कोई होगा। लेकिन मान लो कोई इंसान ऐसा है कि बड़ा ही एम्पैथी, मतलब उसको मुर्गा खाना पसंद ही नहीं है, पच नहीं रहा है, लेकिन जबरदस्ती खाया जा रहा है कि इसका घर चल सके। अगर कोई ऐसा इंसान है तो आपके लिए मैसेज है कि आप ऐसा मत करो, अपने आप को ये तकलीफ ना दो, आप छोड़ दो। उसका आमदनी आज नहीं इम्पैक्ट होगा, वो धीरे धीरे इम्पैक्ट होगा, जब तक होगा वो मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो आप अपने ऊपर ये स्ट्रेस मत लो, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर अपने साथ ये दुर्व्यवहार मत करो। जी जी, मतलब बहुत अच्छा पॉडकास्ट चला। बस आखिरी एक सवाल करना है आपसे कि देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी है कि राइट टू लिव। हाँ, मुझे इस शब्दावली से थोड़ी आपत्ति है, क्योंकि अगर मतलब युval नोह हरारी जी की सेपियंस जो थी, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो तितली होती है वो उड़ इसीलिए पाती है क्योंकि उसके पास पंख हैं, इसीलिए उड़ नहीं पाती कि उसके पास उसका राइट है। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि राइट टू लिव, मतलब ऐसी कोई चीज़ तो हम अपने शरीर में शायद ढूंढ नहीं पाएंगे कि राइट टू लिव, ठीक है। मतलब एक स्ट्रक्चर में आता है जहाँ पे आपको प्रिविलेज दिया हुआ है कि आपको हम नहीं मारेंगे, ठीक है। कि सरकार अगर चाहे, मतलब कह रहा हूँ, कहने के वास्ते बस कह रहा हूँ कि सरकार अगर चाहे तो मिलिट्री उतार के पूरे भारत की जो पॉपुलेशन है उसको साफ कर सकती है। हमें ये प्रिविलेज मिला है कि हम जिंदा रहें। इसी बात को मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा कि ये जो मतलब पशुओं को मार के खा रहे हैं, ये क्या ये बात मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास ताकत है, मुर्गा कुछ कर नहीं पाएगा, मुर्गे के मतलब हक में भी कोई बात नहीं करेगा तो हम उसे काट के खाएंगे, और उसके पास भी राइट्स नहीं है, मतलब हमारे पास पावर है इसीलिए हम उसे खा रहे हैं। मतलब ये बात के वो बोल नहीं पा रहे हैं मुंह से, सोसाइटी के प्रेशर से। ये सवाल है आपका। कौन नहीं बोल पा रहे? मतलब जो व्यक्ति खा रहे हैं, मतलब मुर्गा खा रहे हैं, बकरी खा रहे हैं, वो बस मुंह से ये शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं कि हमारे पास ताकत है, बकरा कुछ कर नहीं पाएगा, हमको टेस्ट पसंद है, हम उसे खा लेंगे, उसके हक में भी कोई नहीं खड़ा होगा। क्योंकि अगर ऐसा दिन आए कि बकरा मारने पे पुलिस आ जाए तो शायद कोई इंसान बकरा नहीं खाएगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो ऐसा ही है। अब दो चीजें हैं, एक लेवल पीछे पे मोस्ट ऑफ द इंसान चल रहे हैं, ज़्यादातर लोग इसी एक लेवल पीछे में चल रहे हैं कि उनकी कंडीशनिंग है कि वो सोच ही नहीं रहे। लेकिन जब वो सोचेंगे, जब मेरे जैसे किसी इंसान से उनका पाला पड़ेगा तो ऐसे डिस्कशन देंगे, और ऐसे डिस्कशन के बाद जब ये सब आर्ग्यूमेंट निकल जाएंगे, प्लांट्स फील पेन और लाइवलीहुड ऑफ द स्लॉटर हाउस वर्कर, जब ये सब आर्ग्यूमेंट निकल जाएंगे, कोई तर्क बचेगा नहीं उनके पास। उसके बाद तो अब उनके पास इग्नोरेंस नहीं बचा ना। उससे पहले कंडीशनिंग की वजह से वो इग्नोरेंस था। मेरे से बात कर लिया, मेरा कंटेंट देख लिया, इग्नोरेंस चला गया उनकी ज़िंदगी से। अब वो जो कर रहे हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं जो आप बात कर रहे हो कि खा तो लेते ही, कोई इसका लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है। दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी ट्रू कि अगर लीगल इम्प्लीकेशन आ जाएगा तो जैसे अगर हर एनिमल को पर्सनहुड स्टेटस दे दिया जाए टू दी एक्सटेंट कि उनके साथ ये सब ना हो, तो बहुत लोग जिनको एनिमल्स, मतलब वो जो आज एनिमल्स खा रहे हैं वो रातों रात खाना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पता है लीगल इम्प्लीकेशन है। बट क्योंकि नहीं है लीगल इम्प्लीकेशन और एट दिस स्टेज सोसाइटल इम्प्लीकेशन भी नहीं है, तो वो ऐसा कर रहे हैं। और आपने वो बिल्कुल बात सही कही, उसे कहते हैं, और जो विक्टिम जब अपनी आवाज़ सामने रखते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस। कि जब विक्टिम एक साथ मिल के अपनी आवाज़ सामने रखते हैं, दैट हैपेंस। कोई भी आप सोशल जस्टिस मूवमेंट के दृष्टिकोण से बात करो तो इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हो गया जब भारत एक साथ ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी आवाज़ सामने रखना चालू किया। अगेन फेमिनिज्म का एग्जांपल हो गया, पेट्रियार्की के अगेंस्ट में औरतों ने बात करना चालू किया। जो एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट है, जो एंटी रेसिज्म मूवमेंट है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से अगेन विक्टिम्स ने अपनी बात रखनी चालू करी। When it comes to animals, unfortunately एनिमल्स के पास में वो कैपेसिटी नहीं है टू ऑफर ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस। कि वो ऐसा कभी नहीं होगा कि बकरे लोग रास्ते में उतर आएंगे, शोषण करेंगे, धरना करेंगे, बिकॉज उनके पास में वो दो ग्रुप है। ये बात याद रखना, आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ। दो ऐसे ग्रुप है जिनके में ये क्षमता नहीं है कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाए तो वो अपने आप को बचा ले। एक तो ये फैक्ट्री फार्म्ड एनिमल्स है, गोट्स, हेंस, ये सब हो गए, और दूसरे ह्यूमन बेबीज हो गए। आज की डेट में अगर ह्यूमन एडल्ट सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया कि हम इन बच्चों के साथ शोषण करेंगे,
तो वो बच्चे अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। इसके लिए जो 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 चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, इसके लिए उनका महत्व उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो उनके बिहाफ पे आवाज़ उठाते हैं। कितना टाइम तो हमको इस स्टेट पे आने पे लग गया कि बच्चों के साथ भी यौन शोषण होता है। बच्चे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, छोटे बच्चे वो बात ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पा रहे उसको, मतलब शब्द ही नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, लिंग्विस्टिक स्किल्स नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है कि इसको हम एक्सप्रेस कर पाए, लेकिन उनके साथ बुरा हो रहा है। तो वहाँ पे चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट उनके बिहाफ पे बात करते हैं। सेम इज ट्रू फॉर एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट बात करते हैं। एंड अल्टीमेट रीजन, जब ये सारे जो आपके आलतू फालतू जो आंडू पांडू जो ऐसे रीजंस होते हैं, प्लांट्स फील पेन हो गया, डेयरी इंडस्ट्री, ये सब जो चीज़ें, ये सब निकालने के बाद अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू दैट ओनली कि हमारे पास पावर है उनके ऊपर, हम उनको डोमिनेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम उनको डोमिनेट कर रहे हैं। एंड दैट इज वेयर, अगर हमारे पास पावर है तो देन वी शुड एक्चुअली, मतलब अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू अस कि अगर हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। दैट इज द थिंग, राइट? पावर तो क्या, पावर तो दो इंसान भी अगर है, एक के पास डिपेंडिंग ऑन सोसाइटी में किस चीज़ को पावर में देखा जाता है, कि फिजिकल स्ट्रेंथ हो गया, इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी हो गया, किसी दो इंसान में एक का इंटेलेक्ट ज़्यादा होगा, दूसरे का कम होगा, तो उस हिसाब से भी पावर डायनेमिक्स बन रहा है। या फिर देश का प्राइम मिनिस्टर के पास एक स्कूल टीचर से ज़्यादा पावर है ना? लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या उस पावर को यूज करके हम शोषण करेंगे कि अपने समाज को एक इक्विटेबल, एक अच्छा समाज बनाएंगे? दैट इज द की, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज देयर विल बी ऑलवेज दिस स्ट्रगल बिटवीन द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, हमेशा ही रहेगा, कुछ भी कर लो, ये दिस स्ट्रगल विल ऑलवेज बी देयर। जी, मतलब बहुत अच्छे एक मैसेज के साथ ही पॉडकास्ट हम खत्म कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि बच्चों के ऊपर जो शोषण होता है, उसके खिलाफ बड़ों को आवाज़ उठानी चाहिए। तो जो पशु अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, तो उनके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। शिवम जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऑफ द कैमरा जो कॉम्प्लीमेंट आपको दिया था, मैं अभी भी बताता हूँ कि आप बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं। तो आपके साथ आगे भी चर्चा करता रहूँ, मतलब करना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। अरे बिल्कुल चर्चा करना, मैं तो आप लोग को रीच आउट कर रहा हूँ, और आप जैसे और भी जो लोग लॉजिकल सोशल टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, मैं उनको और रीच आउट कर रहा हूँ कि और चर्चा करें। एंड थोड़ा वीगनिज्म से अलग, अभी चक्कर क्या है ना, मैं वीगन, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करें, पूरा टाइम चला जाता है मेरा एनिमल राइट्स के ऊपर, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री टुडे। पॉप कल्चर लेंस से देखिए कितनी सारी चीज़ें। सो या लेट्स कनेक्ट मोर, और भी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जी जी जी, आप हमें बता दीजिएगा कि किन किन टॉपिक्स में बात करना है। ठीक, आज के लिए थैंक यू शुक्रिया सो मच, आने के लिए। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू कि आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पे बुलाया। एंड थैंक यू अगेन, मेरे से ज़्यादा तो क्या, कि आपने इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंट समझा कि इसके ऊपर आप एक एपिसोड डेडिकेट कर रहे हो एंड यू आर पब्लिशिंग इट ऑन योर चैनल, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई जेन्युइनली होप कि आप दोनों भी कंसिडर करें वीगन बनना। आई डोंट नो आपका पोजीशन क्या है उसके ऊपर, बट थिंक अबाउट इट, थिंक फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव। आप लोग जहाँ पे हो, आई ऑल्सो शेयर विथ यू सम ग्रुप्स ऑलरेडी, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर बेस्ड आउट ऑफ वेस्ट बंगाल जो वीगन्स हैं, तो डू गेट इन टच विथ देम। एंड बीइंग वीगन इज अ न्यूट्रल पोजीशन, तो मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट बन जाओ, लेकिन वीगन तो बन ही जाओ। सो दैट्स माय मैसेज टू बोथ ऑफ यू एज वेल। जी जी, हम आने के लिए बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। थैंक यू।